सो वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग जो शुरू कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला चैप्टर। देखा जाए तो वो जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक है, पहला चैप्टर होता है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी ब्रीफली बता दें ताकि आगे का रोड मैप हमारा क्लियर रहे। दूसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर वो होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे थ्योरी बोलते हैं। तीसरा होता है टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेरेटिव कॉमन साइज वगैरह, जो आपकी रेड बुक के अंदर दे रखा है। तीसरा चैप्टर वो होता है असल में। गॉट इट? तीन चैप्टर एनालिसिस का पार्ट ही है वो, कॉमन साइज कंपैरेटिव। इसके बाद आता है रेशियो एनालिसिस, फिर आता है कैश फ्लो, एंड योर चैप्टर इज ओवर एज वेल एज योर सिलेबस इज ओवर। मैं जब रिवीजन शुरू करूंगा तो थर्ड बुक की रिवीजन नहीं कराऊंगा। रिवीजन सिर्फ पार्टनरशिप और हद से हद इश्यू ऑफ शेयर्स की, डिबेंचर की शायद रिवीजन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टनरशिप की तो प्रॉपर रिवीजन फंडामेंटल से लेके चलूंगा मैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास अब चैप्टर 1 आता है, इसके अंदर हमें बैलेंस शीट और उसके कंपोनेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और उसके कंपोनेंट पढ़ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बोले किसी कंपनी का, अपनी बुक का फर्स्ट पेज अगर आप खोल लेते हैं तो इज इट विजिबल? फर्स्ट पेज इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इधर ऑनलाइन में दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यहाँ क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है, एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं फटाफट से। आप अपना फर्स्ट पेज अगर खोल के देखते हैं तो यू विल सी दैट कि जब हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसके अंदर चार कंपोनेंट आते हैं। नंबर एक क्या बोला इसने? बैलेंस शीट बोली। नंबर दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला। नंबर थ्री नोट्स ऑफ अकाउंट्स, और नंबर चार बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो होता क्या है ना, क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस क्या है कि यू विल रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, यू विल प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद आप लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग बनेगा, प्रॉफिट लॉस बनेगा, फिर बनेगी बैलेंस शीट। कंपनीज एक्ट में देखेंगे आप कि पहले बैलेंस शीट है फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। प्रोसेस तो कंपनी में वही फॉलो करती है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पहले बनता है फिर बनती है बैलेंस शीट। लेकिन प्रेजेंटेशन जो बोला गया कंपनीज एक्ट 2013 में, प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने बोला कि प्रेजेंटेशन के लिए फॉर्मेट जितने भी होंगे शेड्यूल 3 में होंगे। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 बैलेंस शीट शो करता है, शेड्यूल 3 का पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शो करता है, शेड्यूल 3 का पार्ट 3 एडिशनल या अदर इंफॉर्मेशन शो करता है। इसलिए सीक्वेंस ऐसा दिखता है। जब आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट दिखेगी, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिखेगा। बैलेंस शीट दिखेगी, बैलेंस शीट के नोट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के नोट्स टू अकाउंट्स, वो दिखेंगे। तो इसलिए बैलेंस शीट पहले दिखती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बाद में दिखता है। इसको ये फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी, फिर नोट्स थ्रू अकाउंट चलते हैं। कैश फ्लो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो एनालिसिस का पार्ट है। जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे ना, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग जो हो रखी होती है उसका एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं। इसलिए चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। हम बोलते हैं सर अकाउंट, हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तब तो ऐसा होता है। हाँ होता है, लेकिन रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो तो एनालिसिस है, वो अकाउंटिंग की तरह से नहीं चलता। आपके पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको आप एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे रेशियो में बोले हम लोग कि अगर मैं बोलूँ करंट रेशियो में जो अगर मैं करंट रेशियो करंट एसेट्स के पार्ट लेके चलूं तो कुछ पार्ट इंक्लूड करते हैं, कुछ पार्ट एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में तो सब कुछ इंक्लूड करना होता है। जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट लेके चल रहे होते हैं और एवरेज प्रॉफिट लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेके चलते हैं। लेकिन जब हम रूटीन में काम करते हैं प्रॉफिट लॉस में, तो उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल सारे तरह का प्रॉफिट लेके नेट प्रॉफिट निकालते हैं। एनालिसिस वाले पार्ट में आपको थोड़ा अकाउंटिंग से डिविएट होना पड़ता है। आइए देखें जरा, जो सेक्शंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, उन पर ध्यान रखेंगे। जैसे क्या सेक्शन आपके पास आया सबसे पहले? सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट 2013 है। ये प्रिस्क्राइब करता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। आप कभी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से वो प्रेजेंटेशन गलत हो जाता है। थोड़ा आगे चलें। शेड्यूल 3 जो है, दिख रहा होगा आपको अपनी बुक में, शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट 2013, ये बताता है कि प्रोविजन, ये बताता है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है, क्या होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज इट टेल्स यू फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा पार्ट क्या होता है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, इनकम स्टेटमेंट। ये चीज आपने बचपन में पढ़ी होगी। बोलिए। अरे भाई, इनकम स्टेटमेंट बोला ना उसको। डॉक्यूमेंट विच टेल्स यू फाइनेंशियल पोजीशन, उसे बोला बैलेंस शीट। भाई आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी एसेट्स और लायबिलिटी से तो पता चलती है ना। थोड़ा अपने आप को जगा के रखना। इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी होती है, और इस वजह से हम लोग टॉक टू सेपरेटली। फिर आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट के नोट्स अलग से। ओपन अप द बुक, चैप्टर नंबर 1, थर्ड बुक। यू डोंट हैव, ज्वाइन ऑनलाइन। कुछ लोगों ने किताब ही नहीं खरीदी अभी तक, बुक ही नहीं खरीदी, मैसेज नहीं पढ़ा। मैसेज में लिखा था ना, ब्रिंग थर्ड बुक आज। आगे चलते हैं। और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कि किसके हिसाब से बनता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशंस पे हमें कोई लेना देना नहीं बन रहा हम लोगों को। इट इज अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बैलेंस शीट शोइंग द एसेट्स लायबिलिटीज, सर्टेन डेट, इनकम स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बोले तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं ये, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर बेस्ड होते हैं ये, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं। इसको हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, दिस इज फॉर यू, यू जस्ट हैव टू रीड इट। एक्चुअली मुझे एनसीईआरटी के कंटेंट को थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए था, लेकिन पीएस ग्रेवाल में वो कंटेंट बहुत ज्यादा एलोबरेटली दे रखा है, इसलिए मैं उसको लेके चल रहा हूँ। जब आप सीयूटी की तैयारी करेंगे, एनसीईआरटी की किताब को एक बार जरूर से पढ़ेंगे। और आई एम इन अ प्रोसेस कि मैं इसके नोट्स को एनसीईआरटी वाले फॉर्म में आपको जैसे बाकी सब चैप्टर के दिए वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये फॉलो होते हैं, और अगर हम बोलें तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बड़ा सा क्लियर है कि हम डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम लीफो फीफो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अकाउंटिंग के अंदर जो भी पॉलिसीज या फ्रेमवर्क आप यूज करते हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। और इसका नेचर क्या होता है, ये एस्टिमेट्स पर बेस्ड होता है। देखिए कितनी सारी चीजें आप अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, एस्टिमेशन पर लगाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन आप एस्टिमेशन के हिसाब से क्लियर करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट आप किसके हिसाब से निकाल के चलते हैं, एस्टिमेशन के हिसाब से निकाल कर चलते हैं। ऐसा चलता है सारा का सारा। और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ये नेचर है। अब नेचर को छोड़िए, अब आप सबसे पहले आ जाइए किस पर बात कर रहे हैं हम लोग, एनुअल रिपोर्ट। कोई बताएगा एनुअल रिपोर्ट क्या चीज होती है। अच्छा, आपको रिपोर्ट कार्ड मिली है कभी बचपन में, क्या होती है रिपोर्ट कार्ड, आपके मार्क्स, सिर्फ एनुअल एग्जाम के मार्क्स दिखते हैं उसमें, नहीं, क्यूमुलेटिव, टर्म वन भी दिखता है, यूटी भी दिखता है, टर्म वन की वेटेज भी दिखती है, यूटी की वेटेज भी दिखती है, और क्यूमुलेटिव रिजल्ट भी आता है आपके पास। और सिर्फ एनुअल टर्म को अगर आप देखते होंगे, आपकी जो फाइनल मार्कशीट आपके पास आती है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, काफी सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो वो बेसिकली एक स्टूडेंट का एनुअल रिपोर्ट है, रिपोर्ट का एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। ऐसे ही किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी जो है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो इंटरनल सर्कुलेशन के लिए होती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसकी जो बैलेंस शीट, उसका जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वो अपने नेट पे, इंटरनेट पे वो पब्लिश कर देते हैं। और आप अगर शेयर होल्डर हैं तो आपको मेल में आ जाएगा, या एक लिंक आ जाएगा कि आप यहाँ से एनुअल रिपोर्ट डाउन कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के लिए एसेंशियल है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को तो नहीं, सेबी को अपनी एनुअल रिपोर्ट जरूर से देनी पड़ती है। दुनिया में कहीं भी तुम दे दो, लेकिन सेबी को सबसे पहले देना होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड, हर कंपनी का है, प्राइवेट नहीं बेटा, मैंने बोला ना। सेबी का कंट्रोल जो है वो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ज्यादा है, वो भी इसके डोमेन में आती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का करना क्या उन्होंने, देखो, सेबी है रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जिसके शेयर ट्रेड होंगे वो सेबी के साथ उसकी दुआ सलाम होगी। लेकिन आपके शेयर अगर ट्रेड ही नहीं होते हैं, अब प्राइवेट कंपनी के शेयर तो ट्रेड ही नहीं होते हैं, तो उसका सेबी से कोई वास्ता ही नहीं पड़ता। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से हर कंपनी को टच में रहना होता है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, कोई भी हो। लेकिन सेबी से वही टच में रहेंगे जिनके शेयर क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं और ट्रेड होते हैं, क्योंकि वो
रेगुलेटरी बॉडी है इसकी, सिक्योरिटीज की, ट्रेड की। जैसे आरबीआई बैंक का रेगुलेटरी बॉडी है। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का रेगुलेटरी है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटरी बॉडी है। इस तरह से। तो एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या दिखता है जरा ध्यान से देखेंगे। ये बोल रहा है सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या चीज दिखती है। डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दिखता है, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखती है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, 3 पार्ट होते हैं एनुअल रिपोर्ट के। ये सारी की सारी चीजें दिखती हैं पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे आता है ऑडिटर की रिपोर्ट टू शेयर होल्डर। अगर आप ऑनलाइन हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले डाबर की रिपोर्ट को डाउनलोड किया था। डाबर की रिपोर्ट को मैंने क्या किया था, डाउनलोड किया था। और डाबर की रिपोर्ट को अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा उसके अंदर क्या, जो ऑनलाइन है। कैन दिस सी द रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ डाबर दिख रही है आपको? कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. इसने शुरू शुरू में तितलियां उतलियां सस्टेनेबल सब कुछ डाबर का बता रखा है। डाबर डाबर दिख रहा है आपको सारा। और कंटेंट देखिए, कंटेंट में दिख जाएगा आपको। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डाबर के बारे में बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन है डाबर के बारे में, हमारी प्रेजेंस, हमारा परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड बता रहे हैं, चेयरमैन का मैसेज है, सीईओ के साथ क्वेश्चन आंसर है, डाबर एट ए ग्लांस है, मिलियन रुपी ब्रांड है, डाबर ट्राइबा, पावर ब्रांड, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट्स है, वैल्यू क्रिएशन है, कॉर्पोरेट गवर्न, अब ये बोला था ना हमने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आती है। बोलिए, आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात। इसके बाद आया रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, रिवार्ड रिकॉग्निशन, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। हेडिंग आई अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन बोला था वहां पर, वो आया। डायरेक्टर की रिपोर्ट्स है। और जरा देखिए, मैं डायरेक्टर की रिपोर्ट को क्लिक करा, दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ लिखा हुआ डायरेक्टर की रिपोर्ट के अंदर क्या दिख रहा है। डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया, डायरेक्टर्स जो होते हैं इनके, उन वो अपनी रिपोर्ट एसेंशियली एज पर कंपनीज एक्ट उनको सबमिट करनी होती है, उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलें जरा, उसी रिपोर्ट की तरफ मैं बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर आपको, जस्ट अ मिनट। तो जो इसका कंटेंट था, और ये डिजिटल फॉर्म में है, कंटेंट के अंदर अगर आप किसी भी एरिया को क्लिक करेंगे तो आपको उसकी पूरी पूरी डिटेल दिख जाएगी। आई कैन शो यू अगेन। बराबर का ये देखिए, अब ये डायरेक्टर का आया ना, डायरेक्टर का रिपोर्ट आया, मैनेजमेंट डिस्कशन निकल कर आया, और नोट्स टू एनुअल जनरल मीटिंग दिख रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। अच्छा, एक जो क्या होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप कितना इफेक्टिवली क्या कर पा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आएगा। डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी होता है, उसमें लिखते हैं डायरेक्टर्स, वी द डायरेक्टर ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड hereby affirms that the information given in this annual report is क्या करेक्ट है, एब्सोल्यूट फेयर, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। सिर्फ सिग्नेचर, मतलब डिजिटल सिग्नेचर यहाँ रख दिए जाते हैं। अगर इस एनुअल रिपोर्ट में कुछ भी गलत पाया जाएगा तो whose प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस नाउ? वे ओनर कहाँ से आ गए आप? शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर क्या करते हैं, डायरेक्टर चुनते हैं। डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनता है, तो जनरली जो एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो होता है मालिक, उसके बाद सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है। चेयरमैन बोल लें या क्या बोल लें, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। आपने देखा ना कुछ कंट्री में क्या होता है, उनकी पोस्ट होती है CMD। क्या पोस्ट होती है? CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ जगह पे ज्यादा, जब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, चेयरमैन अलग पोस्ट बना दी जाती है और मैनेजिंग डायरेक्टर अलग। चेयरमैन जनरली क्या होता है, कंपनी का फाउंडर होता है। जैसे MDH वाले दद्दू, याद है MDH वाले दद्दू, महाशय धर्मपाल जी। वो MDH वाले जो दद्दू थे, उनकी तो खैर डेथ हो गई है, लेकिन वो MDH ग्रुप के क्या थे, चेयरमैन थे। और MD जो उनका बेटा था, ऐसे भी करते हो। तो डाबर में जो बर्मन्स हैं, डाबर के असली मालिक बर्मन्स हैं, बर्मन फैमिली है।
जैसे गोदरेज की फैमिली में आदि गोदरेज है मालिक, बजाज फैमिली में राहुल बजाज है, ये है चेयरमैन। फिर ये मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को बनाना बना ले। भाई कोई कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 51% से ज्यादा अगर आपकी शेयर होल्डिंग है तो मालिक है आप उस कंपनी के, या मेजोरिटी स्टेक होल्डर है। चलिए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो दिख रहा है आपको? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? अन्य, आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जैसे हमने बोली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद क्या आता है आपके पास? उसके अंदर बैलेंस शीट आती है, उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स जो कि अलग अलग होते हैं वो आते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एनालिसिस होता है, लेकिन इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना के दिखाते हैं ताकि जनता को पता चल सके कि हमारा कैश का फ्लो कहाँ से आ रहा है। अगर आपका फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा आ रहा है तो आप बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपका फ्लो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में है, तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर फाइनेंसिंग से फ्लो, फाइनेंसिंग में भी डेट की ज्यादा फ्लो आ रहा है, तो समझ लीजिए आपके दिन अब पूरे हो चुके हैं। मतलब आप मार्केट से कर्जा ज्यादा उठा रहे हो। गॉट इट? और जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये क्या करते हैं? दूसरों के पैसों से खेलते हैं। या तो ये शेयर्स का पैसा लेंगे जिसकी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लोन ले लेते हैं भर भर के, और लोन फिर रिपे करना। मतलब यहाँ से आपने देखा होगा जितने भी बिल्डर नोएडा के हैं वो कोलैप्स क्यों हुए? उन्होंने क्या करा? जनता से पैसा लिया, एक प्रोजेक्ट में लगाने की बजाय उसको 3-4 प्रोजेक्ट में लगा दिया, और पैसे को रोटेट करने लगे। फिर आ गई मंदी, कोरोना वोरोना आ गया, पैसे का फ्लो रुक गया, एंड एवरीबडी कोलैप्स। तो और फिर सरकार ने रेरा के अंदर क्या कर दिया? चीजें बहुत स्ट्रिक्ट कर दी। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या आता है जरा देखेंगे, कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करते हैं वो आता है। डिटेल नोट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी दिखता है, कि बैलेंस शीट के अंदर देखिए होता है ना, हमने पढ़ा था ना बैलेंस शीट में, छोटा मोटा तो बैलेंस शीट में पढ़ा ही था हम लोगों ने, नहीं पढ़ा था? शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, इशूड, उस तरह से दिखता है सारा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, एवरीथिंग यू कैन सी देयर। इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली भी चीज आपने देखी थी, ये सब नोट्स अकाउंट्स के अंदर जाता है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपने कोई एक बड़ी सिग्निफिकेंट ऑफेंस कोई न कर करा, एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपको क्या करना पड़ता है? उसको मेंशन करना पड़ता है कि भाई हाँ, ये बैलेंस मतलब एनुअल रिपोर्ट के पेज नंबर 501 में ये जो पॉइंट नंबर 6 है वो क्या है? अपेंडिक्स होते हैं, उसके अंदर सारी की सारी चीजें आप डिटेल में, और ये नोट्स ही होता है। और सुनो, अभी मैंने कहा था ना, शेड्यूल 3 पार्ट 1 है बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 2 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल 3 पार्ट 3 क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। शेड्यूल 3 पार्ट 3 को लोग मिस कर जाते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 उनको याद रहता है, ये पार्ट 2 मिस कर जाते हैं, तो इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो क्या रिपोर्ट देता है? अ, ये रिपोर्ट जो होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करी जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग पता है किसी कंपनी के लिए एक त्योहार का दिन होता है, सारे शेयर होल्डर इन्वाइट करे जाते हैं, कंपनी के सारे डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम ऑफिसर, सारे उसमें बैठते हैं। तो पुराने जमाने, अब तो क्या होता है कि सारी सारी एजीएम जो है ऑनलाइन होती है, पर पुराने जमाने में क्या होता था? बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस जैसी कंपनी क्या करती थी, एक स्टेडियम में अपनी एजीएम बुलाती थी। किसी ने गुरु मूवी देखी है? गुरु, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की मूवी है गुरु, वो धीरू भाई अंबानी के जीवन पे बेस्ड है। उसमें एक सीन आता है, उसमें मुंबई का गांधी मैदान है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा, जैसे दिल्ली का रामलीला मैदान है ना, उतना बड़ा ग्राउंड है, उससे भी बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में उसने अपने सारे शेयर होल्डर को बुलाया, और सारे शेयर होल्डर के साथ बकायदा माइक पे खड़ा होकर उनको सपने दिखाए कि हम, उस समय रिलायंस जो था ना वो सिर्फ पेट्रोकेमिकल वगैरह था, वो फैब्रिक शूटिंग शर्टिंग वगैरह में नहीं गया था। तो वो अपने शेयर होल्डर को कन्विंस करता है कि हम तुम्हें डिविडेंड नहीं देंगे इस बार, हम क्या करेंगे, क्लॉथ मिल लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सपने दिखाता है। और फिर बोलता है आखिर में, क्या मेरे साथ सब बढ़ना चाहते हो? ऐसे करके तो सारी भीड़ कहती है हाँ हम बढ़ना चाहते हैं। एक पैसे का डिविडेंड नहीं दिया, सारे पैसे वो कहाँ लगा दिया? ग्रोथ डाइवर्सिफाई करने पे लगा दिया। सो इट वाज अ राइट डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा, उसे डर लग रहा था कि कहीं मेरे शेयर होल्डर एजीएम में, अगर शेयर होल्डर बोलते कि नहीं जी नहीं, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना, कोई क्लॉथ मिल नहीं लगनी, कुछ नहीं लगेगा, हमें तो डिविडेंड दो, तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। दे आर बाउंड विद द कंसेंट विद द डिसीजन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इसीलिए उसने स्पीच में सबको इन्फ्लुएंस किया। और फिर जब सबने बोला हाँ, अच्छा अब क्या होता है? अब जैसे वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक होती है, पार्लियामेंट देखा होगा ना आप लोगों ने, पार्लियामेंट में हर एमपी के पास एक बटन होता है,
कोई मान लो प्रपोजल पेश होता है पार्लियामेंट में और उनकी वोटिंग कराई जाती है, तो दो बटन यस और नो है। अब यस पे दबा दीजिए तो सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा ग्रीन को, कितने यस मतलब ग्रीन और रेड मतलब ये नहीं है। इस तरह से पास होता है। तो ऐसे एजीएम में भी होता है। जैसे मेरे पास कुछ कंपनी के, जैसे मैं बोलूं पंजाब नेशनल बैंक के कुछ शेयर्स हैं, तो जब उनकी एजीएम होती है तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन पे वोटिंग के लिए आता है, तो हम उस लिंक को क्लिक करते हैं और वोटिंग सिस्टम दिख जाता है। कास्ट करना होगा तो यस, नहीं कास्ट करना होगा तो नो। जितने शेयर उतने वोट, इसलिए क्या कहते हैं उसको, ओलिगार्किक मैनेजमेंट कहते हैं। डेमोक्रेटिक तो नहीं है ये, ओलिगार्किक है। जितने वोट, जितने शेयर उतने वोट। आपके पास 5 करोड़ शेयर हैं तो आपके पास 5 करोड़ वोट है। एक शेयर पे एक वोट होता है। तो जितने ज्यादा शेयर हो गए उतनी वोटिंग पावर आपके पास है, तो आप कंपनी के मालिक कहलाएंगे। ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर को दी जाती है, ये भी एनुअल जनरल मीटिंग इसका पार्ट होता है। और तीसरे नंबर पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने असली पार्ट पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे, शेड्यूल 3 में पार्ट 1 बैलेंस शीट को बोलता है, शेड्यूल 3 में पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है, और शेड्यूल 3 में पार्ट 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बोलता है। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अब आ गया आपका प्यारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। याद है जब हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाया था, इसी फॉर्मेट को डिस्कस किया था। और यही फॉर्मेट जो है ना हमारा, अभी एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्विकली रिकॉल करें तो शेयर कैपिटल था, उसके बाद शेयर होल्डर फंड था। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीजें देखी थी हम लोगों ने, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, और उसके नीचे आया था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये जो था ना मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई थी तो नीचे क्या बोला था, ट्रेड पेबल था। ऊपर हमने बोला लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज तो नीचे क्या, करंट लायबिलिटीज। ऊपर बोला लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नीचे क्या बोला, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। थोड़ा और आगे बढ़े, एसेट्स। एसेट्स में शेयर होल्डर का लफड़ा खत्म ही हो गया। दो तरह की, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल को उन्होंने 3 हेडिंग बोल दी, या तो प्रॉपर्टी होगी, या प्लांट होगा, या इक्विपमेंट होगा, सिर्फ ये बोला। गॉट इट, ऐसे करके बोला। और उसके बाद इंटेंजिबल को अलग हेडिंग बना दिया। अब फिर हमने क्या करा, अगर टेंजिबल एसेट्स डेवलपमेंट के फेज पे थी तो उसे बोल दिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल थी तो क्या बोल दिया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। और फिर ऊपर नॉन करंट एसेट्स तो नीचे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डेफर्ड टैक्स की जगह पे 3 चीजें आई थी, हम लोगों ने बोला इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर अदर नॉन करंट एसेट्स तो नीचे क्या, अदर करंट एसेट्स। और बैलेंस शीट का पार्ट आपका खत्म। अब एक एक आइटम को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, एक एक आइटम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए देखें जरा, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। शेयर होल्डर में सबसे पहले आया शेयर कैपिटल। आपको अच्छे से मालूम है शेयर कैपिटल के बाइफिकेशन में क्या आता है। अच्छा सुनो, शेयर कैपिटल के अंदर कौन, कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर शेयर कैपिटल में तो सिर्फ वही शेयर आएगी ना, वही कैपिटल आएगा ना जिसके बदले में पैसा आया था। अरे भाई, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला भी आएगा, अरे प्रमोटर वाला भी आएगा, अंडर राइटर वाला, सब आएंगे इसके अंदर। जहां शेयर कैपिटल की एंट्री बनी, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के कहां पर, नोट्स अकाउंट्स में दिखाना ही पड़ेगा। आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर दिए कैश के लिए, 5,000 शेयर इशू करे कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए, 3,000 शेयर इशू करे प्रमोटर के नाम पे, 2,000 करे अंडर आइटम के नाम के। सारे के सारे आपको कहाँ दिखाने पड़ेंगे, बैलेंस शीट में दिखाने पड़ेंगे। तो बहुत क्लियरली बोल रहा है, शेयर इशूड अगेंस्ट प्रमोटर, प्रमोटर को जो शेयर दिए वो भी आपके कहाँ जाएंगे, शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड होंगे। शेयर इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, आपने जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको शेयर अगर इशू कर दिए वो भी इसी के अंदर आएंगे। शेयर सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब्ड, वो भी आएंगे इसके अंदर। कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले भी सब आएंगे इसके, मतलब हर तरह की कैटेगरी इसके अंदर आएगी। और बोथ इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिएगा, ये कहता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर शो करे जाएंगे वो कैसे शो करे जाएंगे, ऑथराइज कैपिटल की फॉर्म में, इशूड कैपिटल की फॉर्म में, सब्सक्राइब कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है, और कॉल्ड अप की कैपिटल फॉर्म में, और पेड अप की फॉर्म में। हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें क्या दिखाया था, ऑथराइज्ड, इशूड,
और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, कॉल्ड अप नहीं दिखाया था। क्योंकि जब कॉल करोगे तभी तो पेड, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कॉल करोगे तो पेड अप होगा ही होगा। इसलिए हमने कॉल्ड अप वाली कैटेगरी हटा दी थी। लेकिन अगर आप रियल में देखेंगे तो ऑथराइज होता है, इशूड होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, कॉल्ड अप होता है, फिर पेड अप होता है। और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप अगर दे रखा है तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अगर कॉल्स एंड एरियर रहेगा तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी आती थी। ये हमने इशू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट में आपको ढंग से देखा था। देखिए, अब ये एक एक आइटम के बारे में भी कभी पूछ लेता है। ऑथराइज कैपिटल के सिनोनिम्स हैं, देखिए जरा क्या क्या है। ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, ये ऑथराइज कैपिटल के सिनोनिम्स हैं। द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, विद विच कंपनी कैन इशू द शेयर्स, मेंशन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है कौन सा क्लॉज? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर मेंशन होता है कि आप कितने शेयर इशू करेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, वो चीजें यहाँ पर। ठीक है जी। ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ दिखाई जाती है? नोट्स के अंदर दिखाई जाती है। और ऑथराइज कैपिटल की डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर है? देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 2013 के अंदर। ऑथराइज नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब होता है जो मेमोरेंडम के थ्रू आपने ऑथराइज करा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कंपनी कैन रेज। इशूड, ऑथराइज का वो पार्ट जो आप इशू कर रहे हैं। आपके पास 5 करोड़ 5 करोड़ शेयर की ऑथराइज कैपिटल है, जिसमें आप सिर्फ 3 करोड़ इशू कर रहे हैं। तो ऑथराइज इशूड जो होता है या तो इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है किससे? ऑथराइज से। ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता कि कंपनी वाज ऑथराइज टू इशू 1 लाख शेयर्स, कंपनी इशूड 5 लाख शेयर्स, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी ऑथराइज थी 1 लाख से तो वो 1 लाख ही इशू करेगी। हाउएवर, एप्लीकेशन आपको 5 करोड़ की आ सकती है, उसे फिर हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? एक्सेस रिफंड करते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट, ये सब चीजें करते हैं ना उसके लिए। ये वो चीज है, लिखा है इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल और लेस देन द क्या? ऑथराइज कैपिटल। क्या होती है ये? इक्वल होगी या क्या होगी? लेस देन द ऑथराइज कैपिटल होगी। और सुनो ध्यान से, इट कैन बी इक्वल और मोर देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जनता कितना पैसा लगा रही है? तो सारे के सारे पे लगा रही है या क्या? ज्यादा। मैंने बोला ना, पब्लिक कैन सब्सक्राइब मोर देन इशूड। तुम्हारी ऑथराइज कैपिटल 5 लाख शेयर्स हैं, तुमने 5 लाख की 5 लाख इशू कर दिए, जनता ने 10 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन दे दी, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब 5 टाइम्स। होता ना कि भाई जैसे स्विगी का, जोमेटो का जो आईपीओ था वो 400 टाइम्स आ गया था। ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह की भी चीजें होती हैं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इशूड कैपिटल की कौन से सेक्शन में दे रखी है? सेक्शन 250 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दे रखी है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होते हैं ना बच्चे, ये कैश और काइंड दोनों में हो सकती है। भाई अगर किसी ने मशीनरी के बदले में शेयर लिए तो हम मानेंगे ना उसने भी तो सब्सक्राइब किया होगा उनको। सब्सक्रिप्शन के रूप में पैसा नहीं देके उसने हमें क्या दे दी? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स दे दी। हमने चंद्रा से बोला कि तू हमें अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है, तूने जो इन्वेंशन कर रखी है, ऑटोमोबाइल में कोई इन्वेंशन इन्होंने करी, वो हमें दे दे, हम तुझे बदले में 5 लाख शेयर दे देंगे अपने। दे दिया, ऐसा करके। अच्छा एक चीज बताइए मुझे कि क्या कंपनी अपने सीईओ को या अपने लॉयल एम्प्लॉयज को जो शेयर इशू करती है वो भी दिखेगा बैलेंस शीट में? दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। देखो बेटा, आपने अपने एम्प्लॉयज को 10,000 शेयर दे दिए, तो बैलेंस शीट में दिखेगा? हाँ, स्वेट इक्विटी की फॉर्म में दे दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की फॉर्म में दिख दिया, दिखेगा बिल्कुल। आपकी जो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर होगी उसमें एम्प्लॉयज आ जाएंगे, उनका नाम चलेगा। लेकिन वो शेयर फेस वैल्यू पे दिखेंगे। 500 रुपए का शेयर जो था, आपने अपने एम्प्लॉय को 300 रुपए में दे दिया, लेकिन बैलेंस शीट में तो वो फेस वैल्यू पे दिखेगा ना, कि इतने शेयर हमारे इनके पास है, इतने हम। याद है जब आपको, अभी जब आप प्रोजेक्ट बताएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलते हैं हम अपनी कंपनी का, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखता है। अगर मैं डाबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं आपको तो दिखेगा। जरा देखिएगा, क्या ऑनलाइन में, कैन यू सी दिस? आई एम जस्ट शोइंग यू वन थिंग हियर।
देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर डाबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए जरा, अब आप अगर देखेंगे तो अब नेट पे खोल के देख सकते हैं आप लोग। आई एम जस्ट शोइंग यू हियर। क्या ऑनलाइन में दिख रहा है किसी को? यस सर। प्रमोटर के पास FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। किसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? जैसे डोमेस्टिक एग्जांपल लूं मैं आपको, एक्सिस बैंक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब वो आम आदमी नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये क्या करते हैं? शेयर खरीद लेते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो शेयर होल्डर जो इंसान न होकर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से, उन्हें कहते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर वो देश के अंदर होंगे तो डोमेस्टिक बोलेंगे, फॉरेन होंगे तो बाहर वाला बोलेंगे। पब्लिक के पास कितने शेयर है? 5%। अदर्स के पास कितने हैं? ये रहा। ये इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया। ठीक है जी। तो अब हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, कि शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करते हैं। चलो, उसके अंदर क्या देखेगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, दो कैटेगरीज आपको दिखेंगी। उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर कौन से शेयर आएंगे? जिनमें सारी की सारी मनी कॉल्ड अप कर ली गई। जैसे एक एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये फाइनल कॉल, 3 रुपये, उन्हें पूरा का पूरा पैसा कॉल कर दिया था, और वो पूरा का पूरा पैसा पे भी हो गया, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में चला गया। 5,000 शेयर्स थे जिनमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो मिल गई, लेकिन फाइनल कॉल का 2 रुपए के पर हिसाब से नहीं मिला, तो उसको किस कैटेगरी में डाला? और फोरफिट भी नहीं किया आपने उससे, तो किस कैटेगरी में डालेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालेंगे। ये हमने इशू ऑफ शेयर्स में सीखा था। अब आप क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि हमने पहले पार्टनरशिप पढ़ी, फिर कंपनीज अकाउंट के सारे कंपोनेंट पढ़े, अब हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं। अब सोचिए उन बच्चों का क्या होता होगा तो 12th के शुरू में जिनके टीचर्स उन्हें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा देते हैं, ना उन्होंने पार्टनरशिप पढ़ी होती है, ना उन्हें कंपनी का ABC पता होता है। क्यों? ताकि वो प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे टाइम पे। प्रोजेक्ट तो वैसे भी दिसंबर तक पूरा नहीं करते हैं। तो CBSE बेवकूफ थोड़ा ही है। आपको बचपन में क्या पढ़ाया? सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ाई। जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया और कंपनी के बारे में बताया। अब जब आपको एनालिसिस पढ़ाया जा रहा है तो वो तो कंपनी का एनालिसिस है। कंपनी के कंपोनेंट आपको पता नहीं, बैलेंस शीट के स्टेटमेंट प्रॉफिट और एनालिसिस करने चल देते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे देश में। टीचर फॉर द सेक ऑफ देयर कन्वीनियंस सिलेबस को उल्टा पुल्टा करके पढ़ाते हैं। फिर रटते तो बच्चा रटेगा उसको। आइए चलते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल नॉट फुल्ली पेड अप कब होती है? जब कुछ अमाउंट शेयर्स का अरियर रह जाता है। और ये हमने बताया था, प्रीमियम का अरियर होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस होगा, और अगर क्या शेयर कैपिटल का अरियर होगा तो कहाँ से माइनस होगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप से माइनस होगा वो। सब्सक्राइब कैपिटल अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है, इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं लेके चल रही है। ये तो एग्जांपल दे रखे हैं। डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर कैपिटल: ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। आप देख रहे होंगे ना यूटी में यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन दिया था। देखो दिख रहा होगा जो स्क्रीन पर। कौन सा? पेज नंबर 1.9। पेज नंबर 1.9 दिख रहा है आपको? एक बैलेंस शीट बनवाने के लिए बोली थी ना आपसे, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस शेयर दोनों थे। नहीं, नहीं देखा था? चलो, आया। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, दैट्स प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उसमें हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कॉल्ड अप और पेड अप के लिए सेक्शन 2.64, सेक्शन 2 सब सेक्शन 64 है। ये सेक्शंस याद रख लेना। सीबीएसई के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए है। अभी तो सीयूटी का तीसरा बैच आएगा, लेकिन जैसे जैसे सीयूटी पुराना होता चले जाएगा, क्वेश्चन खत्म होते चले जाते हैं, और तब होती है गहरी खुदाई, डिटेल तक चलती हैं चीजें। एंड एवरीबडी इज अवेयर कि कॉल्स एंड एरियर क्या होता है। अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स रिमेन अनपेड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, उसे कॉल्स एंड एरियर बोलते हैं। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से उसको डिडक्ट करके दिखाया जाता है। आ जाते हैं।
ये सब होने के अलावा भी शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी दिखाया जाता है। परचेज ऑफ एसेट्स, सर्विसेज टेकन, अंडरराइटिंग कमीशन, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, देख रहे हैं ना, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, ये भी दिखाया जाता है, सारा सारा दिखाया जाता है। ऑल्सो एरियर भी दिखाया जाता है एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल अंडर द हेडिंग सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में इसको दिखाया जाता है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे पास 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें बताया जाता है कि बताइए इसका मेजर हेड और सब हेड क्या है बैलेंस शीट के अंदर। 3 नंबर का, 6 आइटम होते हैं, 3 नंबर का होता है। आधे आधे नंबर का एक आइटम होता है, आपको करेक्टली बताना होता है। 3 के नंबर होते हैं, लेकिन जब हम पेपर देखते हैं कम से कम 50% बच्चा ऐसे गलत कर रहा होता है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन है, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या कर रहा है। अच्छा देखिए, ये भी देखा था ना बैलेंस शीट में, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बनाते हैं आप। जो शेयर फॉरफीचर हो गए, उनका रीइश्यू नहीं हुआ, उनके रीइश्यू का जो फॉरफिटेड रीइश्यू नहीं करे ना, जैसे कि हमने 3000 शेयर 3000 शेयर फॉरफिट करे, 2000 फुल्ली पेड पे रीइश्यू कर दिए, 1000 रीइश्यू नहीं करे, उनका फॉरफिटेड शेयर का पैसा बच जाता है ना। कहाँ दिखाते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर एज एन एडिशन दिखाते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, लॉस एंड एरियर माइनस कर दिया, फॉरफिटेड शेयर्स जोड़ दिया। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी, इस पर लोग बहुत बहुत गड़बड़ करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस है भाई। रिजर्व क्या होता है जानते हैं? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका ना तो नेचर मालूम है, ना अमाउंट मालूम है। और ये क्यों बनाया जाता है? टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। जरा सोचिए, दो व्यक्तियों का एग्जांपल, भी को भी 5 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है, और नैतिक को भी 5 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है। अभी अपनी सैलरी का 10% दान करता है, डोनेट करता है, ठीक है, और नैतिक अपनी सैलरी का 10% के कुकर उड़ाता है, खाना खाओ पियो ऐश करो मित्रा करता है। अभी अपनी सैलरी का 50% क्या करता है? सेव करता है, और म्यूचुअल फंड में, एफडी में, और बाकी सारे ग्रोइंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो इन्वेस्ट करता है। और नैतिक अपनी सैलरी का 50% अपनी जो लग्जरी गाड़ी है उनकी मेंटेनेंस पे लगाता है, ठीक है। तो 50% वो चला गया, और 10% 60% अभी का भी चला गया, 60% नैतिक का भी चला गया। अब बचा 40%। 40% में ये अपने घर के जरूरी खर्चे, बच्चों की फीस वीस भरते हैं, वो भी अपनी फीस वीस भरते हैं। 20 साल बाद जब बुढ़ापा इनको बोलेगा आप पुत्र हम आगे तुम्हें मिलने के लिए, कौन ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेगा? अभी का रहेगा। क्योंकि नैतिक ने तो सारी उम्र क्या किया? खाओ पियो ऐश करो मित्रा, दिल किसी का दुखाए ना, गाना गाया है, और दिलेर मेहंदी के गाने में एक तारे बजाए हैं। हाँ। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, एक रिकॉर्डिंग में जाने दो। नैतिक सुबह सुबह बिस्तर पे लेटा होता है अपने, ठीक है, सुनो सुनो, एक मजेदार चीज है। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग, नैतिक सुबह सुबह बिस्तर में लेटा होता है, और इसके पापा बोलते हैं अबे उठ जा बेटा, पढ़ लिख ले, जा क्लास है तेरी सुबह 7:30 बजे, कर ले। कह रहे पापा, अरे नहीं पापा, कह रहे क्लास जाके क्या होगा? अरे तू पढ़ लिख जाएगा, तेरे नंबर आएंगे, तेरे अकाउंटेंसी में आएंगे, तो ड्यू में, तो पापा ड्यू में एडमिशन जाके क्या होगा? कह रहे ड्यू में एडमिशन जाके क्या होगा? अरे बेटा तेरी प्लेसमेंट अच्छी होगी, और तुझे जॉब वगैरह अच्छी मिलेगी। कह रहा उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद तू एमबीए करना, उसके बाद क्या होगा? कर तेरा प्रोफाइल और बढ़ जाएगा, कर उसके बाद क्या होगा? तेरा कमाएगा तुम्हारा, कर उसके बाद क्या होगा? तेरी शादी वादी करेंगे, तेरे बच्चे, तो कर उसके बाद क्या होगा? अरे भाई तो बच्चों को पालेगा, उनकी फीस वीस बढ़ा देंगे, सब करे, उसके बाद क्या होगा? ही इज आर्ग्यूइंग विद फादर। बच्चा तेज जवान का कतरने वाले जवान है इसकी। देन ही सेज कि सर उसके बाद क्या होगा? तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख के कामयाब बनेंगे, उसके बाद क्या होगा? कह रहे उसके बाद क्या करियो? आराम करियो। तो बापू ये क्या कर रहा हूँ? आराम ही तो कर रहा हूँ, इसके लिए कितने मोहजाल में क्यों पढ़ना? वो फिलोसफी लेके चल रहा है बच्चा। नहीं नहीं, दैट्स द रियलिटी। तो जब आराम ही करना है तो क्यों ना अभी कर लिया जाए? क्या गृहस्थी बसानी, झंझट पालने इतने सारे है ना। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। आइए देकर देखें, रिजर्व का पर्पस होता है लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सब ना कानूनी रूप से जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे इनका। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये भी अभी आएगा थोड़ी देर में, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, वो भी एक अमाउंट है। अब कोई मुझे बताएगा, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी एक तरह का रिजर्व ही है, कैपिटल रिजर्व ही है, वो तो ना कैपिटल गेन ही तो है।
तो उसे कैपिटल रिजर्व के अंदर क्यों नहीं मिक्स कर देते, अलग से क्यों रख रहे हैं उसको? व्हाट इज द रीजन? व्हाई स्पेशल ट्रीटमेंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम? व्हाई नॉट बी मिक्स? देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल गेन, एवरीबॉडी नोज कैपिटल गेन है, एग्री करते हैं ना, कैपिटल गेन है, अब नॉर्मल गेन है ना आपके लिए। बार बार थोड़ी आपके शेयर प्रीमियम पे होंगे, इट्स एन एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन को हम बोलते हैं कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन से क्या बनते हैं, कैपिटल रिजर्व बनते हैं। तो मुझे बताइए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी में क्यों नहीं ऐड करते, अलग से क्यों रखा हुआ है? नहीं बेटा, इसका जवाब है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। कैपिटल रिजर्व यूज होता है कैपिटल लॉसेस को मीट करने के लिए। मान लिया जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सीडेंट हो गया, आपके एम्प्लॉय का हाथ कट गया, पैर कट गया, मुंडी कट गई, अब आपको उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, दैट इज अ कैपिटल लॉस। कैपिटल रिजर्व में से उसको पूरा करोगे ना। लेकिन आप बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे से मैं अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दूंगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या हो रखा है, यूज रेस्ट्रिक्टेड है ना। तो अगर हमने गलती से उसे कैपिटल रिजर्व में मिला दिया और वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने में चला गया, तो क्या हो जाएगा, कंपनीज एक्ट वायलेट हो जाएगा। इसलिए सब लोग क्या करते हैं, और कंपनीज एक्ट ने भी प्रोविजन करे इसे भाई अलग से लगा के रख लो, ताकि ये मिक्सअप ना हो। 5 यूज है उसके, फुल्ली पेड बोनस शेयर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रीमियम रिडम्पशन उसको राइट ऑफ करना है, बायबैक ऑफ शेयर करना है, वही तो यूज है। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज ही नहीं कर सकते हो, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बोलता है, इसीलिए उसे अलग से रखा गया है। ठीक है जी। और ये जो होते हैं ना सारे के सारे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, और जनरल रिजर्व हो गया, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में होने वाले शॉक को ऑब्जर्व करने की हेल्प करते हैं और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैंने शायद पहले बताया था आपको कि जीआईपी को रजनीगंधा वालों ने खरीद लिया। हाँ, खरीद लिया। 2700 करोड़ रुपए की डील है, और 2700 में खरीदा, जिनमें से इनके करीब करीब 2200 या मेरे ख्याल से 1200 करोड़ इनकी अपनी जेब से लगाए, बाकी इन्होंने इधर उधर से लोन वोन लेके चल दिया। और ये रजनीगंधा ग्रुप वाला, डीएस ग्रुप, धर्मपाल सुगंधी ग्रुप, डीएस ग्रुप वाले जो लोग हैं ना, इनका पिछले साल का जो रेवेन्यू था, मतलब प्रॉफिट जो था पिछले साल का, वो 5500 करोड़ रुपया था। इनके छोटे मोटे रिजॉर्ट्स वगैरह तो बहुत सारे हैं, लेकिन जीआईपी को खरीदने के बाद नाउ दे आर द मेजर प्लेयर इन रियल एस्टेट मार्केट इन नोएडा और दिल्ली एनसीआर में। काफी बड़ा है, पूरा सेक्टर ही तो है वो, जीआईपी पूरा सेक्टर है। इसमें कितनी सारी जगह खाली पड़ी हुई हैं। वहां पर ये क्या करेंगे, कुछ रेजिडेंशियल और कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और सबको री इन्वेंट करेंगे, वो अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क वगैरह, जीआईपी को सबको रेनोवेट करके कर देने के लिए बनाएंगे उसको, और अपना रेवेन्यू मॉडल डेवलप करेंगे वहां पर, ऐसा करके। तो रिजर्व इस तरह से आपकी हेल्प करता है। इफ यू हैव अ रिजर्व, यू कैन क्रैक द डील। भाई, अपनी जेब में पैसा होने से तो आदमी क्या बनता है, किसी भी तरह के रिस्क और क्रैक कर सकता है डील को, यही था यहाँ पर। और सरप्लस का क्या मतलब होता है बेटा, जाने जरा, व्हाट इज अ सरप्लस? सरप्लस का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या, क्रेडिट बैलेंस को हम सरप्लस कहते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज समझिएगा जरा। हमने बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और हमने बोला सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब मुझे रिजर्व क्रिएट करने हैं, तो मैं किससे रिजर्व क्रिएट करूंगा, इससे या इससे? रिजर्व ऊपर वाले से क्रिएट होगा। बेटा समझ, ऊपर वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। तो ऊपर वाले से मैं रिजर्व नहीं बना सकता हूँ। अप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं बताइए? इन केस ऑफ अ कंपनी, अप्रोप्रिएशन दो तरह का होता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अप्रोप्रिएशन चार तरह का। फंडामेंटल याद होगा पार्टनरशिप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन, सैलरी कमीशन टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन, है ना? और क्या, और क्या, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज अप्रोप्रिएशन, है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ी अप्रोप्रिएशन था, वो तो चार्ज था। तो पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, है ना? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, ये तो चार तरह के अप्रोप्रिएशन हुए। और भी है कुछ यार? वो भाई, वो इनकम है, सब। अप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट को उठा के रख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो प्रॉफिट के अंदर ऐड हो रहा है भाई। अब सुनिए सुनिए, इन केस ऑफ कंपनी, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना कोई सैलरी देनी है, ना कोई कमीशन देना है,
सिर्फ क्या होगा, डिविडेंड देना है, दैट इज एन अप्रोप्रिएशन, और रिजर्व क्रिएट करना वो अप्रोप्रिएशन है। अब मुझे बताइए कि आप डिविडेंड लॉस होते हुए भी देंगे क्या? नहीं देंगे। इंटरेस्ट आप लॉस होते हुए भी देंगे, इसलिए वो चार्ज है। याद है फंडामेंटल में पढ़ा था चार्ज की डेफिनेशन में, इवन इफ इट इज पेड एट द टाइम ऑफ लॉस, उसे हम चार्ज बोलते थे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, डेबिट मतलब नेगेटिव, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। और ये असेंशियली क्या है, पॉजिटिव है। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या असेंशियली पॉजिटिव है। तो जो अप्रोप्रिएशन होगा, जो रिजर्व बनेगा, वो इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे थोड़ी बनेगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर राइट ऑफ करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर राइट ऑफ करना है, तो वो इससे करूंगा या इससे करूंगा राइट ऑफ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ करेंगे, समझ रहे हैं? तो जब अप्रोप्रिएशन होता है कंपनी के केस में, तो किससे होता है, वो इससे होता है। और अगर वो लॉसेस वगैरह राइट ऑफ, अच्छा लॉस राइट ऑफ करना है आपने, लॉस इन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करना है, तो किससे करेंगे, इससे, इससे, एसेंशियली ऊपर वाले से। पढ़ा था डिबेंचर के केस में, पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पर। चलिए, कम टू द पॉइंट वंस अगेन। यहाँ देखिए नीचे, अब जरा देखें कि रिजर्व और सरप्लस दोनों किसके अंदर दिखते हैं, शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी है, अदर रिजर्व्स भी हैं। और सरप्लस मतलब क्या है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। सरप्लस मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस है। अच्छा, नीचे आइए जरा यहाँ पर, एक लिखा है नीचे लाइन में आपका, कंपनी रिक्वायर्ड टू शो रिजर्व्स दैट आर इन द नेचर ऑफ रिजर्व्स, सीरियल 1 to 6। सीरियल 1 to 6 देख रहे हैं आप, ये कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तीसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, चौथा डिबेंचर, पांचवा रिवैल्यूएशन, छठा शेयर ऑप्शन। ये सारे के सारे आपको क्या कर रहे हैं, ये वो रिजर्व हैं जो कि कंपनी को हमेशा दिखाने दिखाने पड़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े जरा। शेड्यूल 3 कंपनीज क्या कहता है, टू हैव रिजर्व्स अदर देन सीरियल नंबर 1 से लेकर 6। मतलब 1 से नंबर 6 तक तो आप असेंशियली दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन 1 to 6 के बियॉन्ड भी आप रिजर्व्स बना सकते हैं। ठीक है, और उन सबको किस कैटेगरी में डाल देंगे, अदर रिजर्व की कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब बैलेंस शीट में ये 6 रिजर्व तो दिखने ही दिखने हैं, अगर आपने बनाए तो दिखेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई भी रिजर्व अगर आपने बनाना है, आप बना सकते हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में दिखेंगे, अदर रिजर्व की कैटेगरी। क्या क्या हो सकते हैं देखिए, आप पढ़ते थे ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपने देखा होगा कि ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन की कोई हेडिंग नहीं दे रखी है, इसीलिए नहीं दे रखी है। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व्स। ये जो इस तरह के रिजर्व्स हैं ये वाले, ये आप अदर रिजर्व की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है जी, और आगे चलते हैं जरा। ये देखिए, ये आया आपके पास, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शोज प्रॉफिट अर्नड और लॉस इन अकर्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर, यही तो होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या है, कि प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ है। लेकिन सरप्लस का एसेंशियली क्या मतलब हुआ, सरप्लस का एसेंशियली मतलब क्या हुआ, कि आपके पास क्या है, प्रॉफिट ही है सिर्फ, ये सिर्फ प्रॉफिट की बात ये लोग कर रहे हैं। क्लियर है जी। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं जरा। अब हम एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं डिटेल में, कि भाई ये कैपिटल रिजर्व कैसे बन सकता है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि आपने इश्यू फेयर में पढ़ा था। जरा आगे देखें। अच्छा, एक लाइन पढ़िए देखो, कुछ टीचर्स अभी भी क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शब्द यूज करते हैं। नीचे देख लीजिएगा, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज अमेंडेड, वहां सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है शब्द इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। ठीक है, ये डीपीएस वाले बच्चों की परेशानी होती है, अभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज करते हैं। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ था 2 साल पहले। अब उन्होंने, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शब्द यूज करते थे वो लोग, अब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम शब्द यूज होता है बैलेंस शीट में भी। ठीक है जी। आ, कुछ हैवी हो गया थोड़ा सा। अब एक मजेदार चीज आएगी, उसको देखना जरा। कैपिटल रिजर्व कैसे बन सकता है, कैपिटल रिजर्व बनता है कैपिटल गेन से। कंपनीज एक्ट आपको हिंट देता है कि कैपिटल गेन क्या होते हैं। भाई देखो, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसको बेचेंगे तो जो मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको बोलेंगे तो क्या होगा, गेन कहलाएगा वो। हाँ, फोरफिटेड शेयर जो होता है वो भी तो क्या होता है, याद है आपको, जब शेयर फोरफिटेड अमाउंट का पैसा बच जाता है तो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। और परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, याद करो, जब हम क्या करते हैं, एक्वायरिंग बिजनेस करते हैं, जब आपकी नेट एसेट्स जो होती है वो ज्यादा होती है परचेज कंसिडरेशन से, क्या निकल कर आता है आपके पास, कैपिटल गेन, जिसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं आप, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा सुनो, गुडविल कब कब जनरेट हो सकती है। हाँ, देखा ना, गुडविल का एक तरीका ये भी तो होता है, जब आप बिजनेस खरीद रहे होते हैं और आपकी नेट एसेट्स कम होती है परचेज कंसिडरेशन से, तब वहां गुडविल हो जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, अक्वायर्ड गुडविल कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से उसी को आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। जरा समझिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है। रिडम्पशन का मतलब जानते हैं सब लोग, किसी चीज को रिडीम कर देना, लोन को रिडीम कर देना। अब जरा समझिए कि अगर आप अपने शेयर्स मार्केट से बाय बैक कर रहे हैं, बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स होता है। कि बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसे समझिएगा। इफ अ कंपनी वांट टू सॉलिडिफाई या कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द मार्केट, तो वो क्या करती है, अपने शेयर बाय बैक कर लेती है। अभी आपके शेयर दूसरे लोगों के पास है, अब आपके शेयर आपके पास है। पहले आपकी मार्केट में आपके शेयर जो 51% से, आपने 15% शेयर और खरीद लिए मार्केट से, अब आपकी क्या हो गई, 66% हो गई। यू हैव मोर होल्ड मोर कमांड इन द इन योर कंपनी। कंपनी बायबैक करती है, तो ये क्या कहता है कंपनीज एक्ट, कि जितने भी शेयर आप बायबैक करेंगे उतने के बराबर का आप ये रिजर्व क्रिएट करेंगे, जिसका नाम दिया जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, इसके रीजंस हैं, वो रीजन मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। अ, उसके और भी कई सारे रीजन, टेक्निकल रीजन की वजह से सरकार ऐसा करती है। तो रिडम्पशन चैप्टर में मैं बताता था, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। तो क्या हुआ, जितने के शेयर आप, मान लो आपने 50 करोड़ के शेयर बायबैक कर दिए, 50 करोड़ का ही आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, इसका एक छोटा सा रीजन बनता है। पहले 50 करोड़ रुपए का क्या होता था, आपको डिविडेंड देना पड़ता। अब वो डिविडेंड बचेगा आपका, अब डिविडेंड बचेगा तो या तो आप अभीक होंगे या आप नैतिक होंगे। अभीक होंगे तो क्या करेंगे, आप फिर भी सेव करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अभीक तो होते नहीं, ज्यादातर लोग नैतिक होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जेड क्या करता है, उनके ऊपर एक प्रेशर डालता है कि क्योंकि आपने बायबैक कर लिया, नाउ डिविडेंड ऑब्लिगेशन इज गॉन। आप जितने आपने डिबेंचर खरीदे, जितने आपने शेयर बायबैक करे, उसकी बराबर की वैल्यू का क्या कर दीजिए, एक कैपिटल रिजर्व क्रिएट करिए। बोलिए, बायबैक मार्केट प्राइस पे होता है, बिल्कुल। और यू ऑफर इट, यू ऑफर इट। इसकी एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि अनिल अंबानी भाई साहब हैं और मुकेश अंबानी दोनों, कहने को तो दोनों स्प्लिट है लेकिन दोनों अंदर से मिले हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी मम्मा जब तक जिंदा है ना, तब तक वो ठीक है। तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ने क्या करा, उसकी रिलायंस एनर्जी करके उसकी कंपनी हुआ करती थी जो कि डूब गई है। अखिलेश यादव को बहुत पैसा उन्होंने खिलाया था, लेकिन वो कंपनी नहीं चल पाई आगे। तो उसने क्या किया कि उसके शेयर मार्केट में बोला कि मैं बाय बैक करूंगा, और पब्लिक को ऑफर दे दिया, 3 महीने का 2 महीने का टाइम दे दिया, और अच्छा खासा मार्केट प्राइस दिया। और लोग तो टेंटर में आ गए, फैशन में आ गए, भाई हम क्यों खरीद, हम तो नहीं बेच रहे, नहीं बेच रहे, ठीक है। फिर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने अपनी गूगली चलाई, कंडीशंस ऐसी बनाई कि जो शेयर थे रिलायंस एनर्जी के मार्केट में डाउन होने शुरू हो गए। ठीक है जी, डाउन होने शुरू हो गए, और डाउन होते गए होते गए होते गए। अब आपको मालूम है, डाउन होता है तो लोगों में फेयर होता है, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जब रिलायंस उनको ऑफर कर रहा था, अनिल अंबानी उनको करीब करीब 125 रुपीज पर शेयर ऑफर कर रहा था। ठीक है जी, जब वो मार्केट में डाउन चले गए, 55 रुपीज पर शेयर है, तब लोगों ने बेचने शुरू कर दिए, खरीद लिए उसने सारे। और फिर कुछ दिन बाद फिर बड़े भाई अंबानी ने फिर उंगली घुमाई, तो शेयर की वैल्यू बढ़कर फिर 150 रुपया हो गई। प्यार प्रेम से वो बोल रहा था ले लो भाई, नहीं लिए लोगों ने। बड़ा भाई तो तुम मालूम है चमत्कारी पुरुष है, छोटे के लिए उसने खेल खेल लिया। ऐसा भी चलता है। तो बायबैक होता है मार्केट वैल्यू पे, यू ऑफर इट। तो कभी कभी कोई कंपनी बायबैक के लिए अगर आपको ऑफर कर रही है ना, तो समझ लीजिए बेस्ट ऑफर है वो। अगर आप अभी नहीं खरीदेंगे तो चक्कर चलाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा चलता है। तो इज इट ओके। सेक्शन 69 सब सेक्शन 1 है। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होता है कि आपको अगर बायबैक करेंगे तो उतनी वैल्यू का आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, एक। दूसरा, एक और तरीका होता है, सेक्शन 55। ये सेक्शन 55 क्या होता है, सेक्शन 55 सेज कि अगर आप
अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर भी तो रिडीमेबल इरिडीमेबल हो सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, तो जितने प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करेंगे, उतनी ही वैल्यू का आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आपने पे कर दिए, ऑब्वियसली जब आपने उन्हें रिडीम कर दिया, तो जो डिविडेंड उनको देना था, वो आपके लिए क्या हो गई, प्योर सेविंग हो गई। तो वो कहते हैं कि आप इसे बनाइए। ये होता है कंपल्शन बाय कंपनीज एक्ट, ताकि कंपनी अपने पास क्या बना के रख सके, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना के रख सके। और सुनो, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब यूज होते हैं, क्या लिखा हुआ है, दीज रिजर्व्स में बी यूज्ड बाय कंपनी टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। अब फ्यूचर में कंपनी क्या कहती है कि भाई मुझे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देना है, तो मुझे बोनस शेयर इशू करना है उसके बदले में। तो कहते हैं कि बोनस, डिविडेंड डिविडेंड छोड़ो, डिविडेंड दो उनको, बोनस शेयर भी इशू कर सकते हो। बोनस शेयर इशू करने से क्या होता है पता है, शेयर होल्डर को शेयर्स मिलते हैं, उनका आपकी कंपनी में विश्वास जमता है, और आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। एक केस स्टडी बहुत साल पहले हमने बिजनेस स्टडीज जब मैं पढ़ा रहा था फाइनेंशियल मार्केट्स, तब बताया था। इन्फोसिस की केस स्टडी थी। अगर किसी के पास, इन्फोसिस की जब शुरुआत हुई थी उसके 50 शेयर्स थे, तो वो आज की डेट में कितने होंगे, जरा एक बार गूगल पे सर्च करिए कि किसी व्यक्ति के पास द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ इन्फोसिस अगर 50 शेयर थे, तो आज उसकी शेयर होल्डिंग क्या होगी। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। देखिए, जरा खोल के देखिए एक बार, जरा सर्च करिएगा जरा। किसी व्यक्ति के पास अगर इन्फोसिस की बिगिनिंग में अगर 50 100 शेयर, अगर 100 शेयर से तो आज की कहानी होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास इन्फोसिस के 1993 में, अगर देखो क्या लिखा, देखो यहाँ पर, अगर किसी ने 100 शेयर खरीदे थे 1993 के आईपीओ में, आज उसके पास कितने शेयर हो चुके हैं, 1,02,400 शेयर हो चुके हैं। दिख रहा है, ये क्या हुआ, शेयर स्प्लिट हुए, बोनस शेयर इशू करे। सिर्फ 100 शेयर थे 1993 में, आपने एक नया शेयर नहीं खरीदा। ठीक है। अच्छा, एक शेयर की प्राइस कितनी थी तब, 11 रुपए। हाँ कितना हो गया, देखिए जरा, देखो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर किसी ने 10,000 रुपये 1993 में इन्वेस्ट किया था, तो आज वो 2.55 करोड़ रुपए हो चुका है। कंपनी का वैल्यूएशन 2.7 ट्रिलियन रुपए का है। तो आप देख पा रहे हैं, 2.7 ट्रिलियन रुपीज बोल रहा हो, डॉलर कहाँ से बोल रहा है, इतनी तो हमारी इकोनॉमी नहीं हुई अभी यार, कैसी बात कर रहा है। आई आई लेट्स मूव फॉर द, तो दिख रहा है आपको ये बोनस शेयर। बोनस शेयर का इफेक्ट ये होता है, 100 शेयर लिए थे, 2 लाख के करीब आपके पास, वो 1 लाख से कुछ ज्यादा के करीब आपके पास शेयर हो चुके हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को टाइम टाइम पर क्या करती है, डिविडेंड की जगह क्या दे देती है, बोनस शेयर दे देती है। एंड उससे उनकी शेयर होल्डिंग बनती है, और डिविडेंड फिर उनका आगे भी बढ़ जाता है। तो आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में आपको सबको अच्छे से मालूम है कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे जब आप लेते हैं, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 इसके यूज को रेस्ट्रिक्ट करता है। अब आया क्या, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जैसे आप डिबेंचर रिडीम करते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट प्रोविजंस हैं। कौन सा प्रोविजन है ये, रूल 18(7)(b) और सेक्शन 7 सब 71 सब सेक्शन 7 सब सेक्शन 4, इनके हिसाब से आपको जितने डिबेंचर आप रिडीम करने वाले हैं, उतनी ही वैल्यू का आपको क्या बनाना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझिए, डिबेंचर का रिडम्पशन दो तरह से होता है, एक आउट ऑफ कैपिटल और एक आउट ऑफ प्रॉफिट। वो जो मैंने आपको जनरल एंट्री करके दिखाई थी ना रिडम्पशन वाली इशू के टाइम पे, वो आउट ऑफ कैपिटल था। आउट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं, व्हेन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रॉफिट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। और जब हम डिबेंचर के रिडम्पशन के टाइम पे अपना प्रॉफिट यूटिलाइज करते हैं, तब हम उसे कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। जब आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, तब कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। तो ये भी एक रिजर्व की कैटेगरी है। बारी है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये पढ़ा था आपने पार्टनरशिप में, एसेट्स की वैल्यू कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में डाउन चली गई, कहाँ से भरेंगे उस लॉस को, उसके लिए आप कौन सा रिजर्व बनाते हैं, देखिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हैं। और अब आती है एक बड़ी अच्छी चीज, टेक्निकल है थोड़ी, जरा समझना। एक कंसेप्ट होता है ईएसओपी का, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। मान लिया जाए इंडियन ऑयल अपने एम्प्लॉयज को बोलती है, उसके 25 साल पूरा होने की खुशी में
कि भाई तूने मेरी कंपनी में 25 ईयर्स पूरे कर लिए हैं, मैं तुझे 25,000 शेयर देने वाली हूँ, इंडियन ऑयल बोलती है। इंडियन ऑयल के एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, जरा देखिए एक बार। कैन एनीबडी सी व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इंडियन ऑयल का शेयर की, जल्दी देखिए। ऑनलाइन में कोई बता दे मुझे। 98 रुपीज बोल दिया हमने, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है भाई? 10 रुपया। मार्केट वैल्यू कितनी है जी? 98 रुपीज। उसने बोला कि तुम, हम ये शेयर जो तुम्हें हम 50 रुपए में देंगे, कितने में देंगे? 50 रुपीज में देंगे। छोड़ दे यार जो भी है। 50 रुपीज में उसको बोला कि तुम्हें हम ये शेयर देंगे, 50 रुपए में एक शेयर देंगे, ठीक है। तो इज इट अ ल्यूक्रेटिव ऑप्शन टू द एम्प्लॉय? मार्केट से 48 रुपीज सस्ते में उसको कंपनी शेयर दे रही है अपना। बोलिए, बढ़िया है या बेकार है ये ऑप्शन? 2 रुपए में क्यों देगी, भिखारी है क्या? लॉजिकली बोल यार कुछ। अभी ऐसा थोड़ी होता है, कंपनी ने समझ लिया, चल चल भिखारी 2 रुपए ले जा तो। ये थोड़ी होता है यार, 2 रुपए में दे दे, फेस वैल्यू से कम पे दे दे उसको। भंडारा खुला हुआ है क्या? सेंसिबली बोला कर भाई। 98 से एक कंपनी में तो भाई ऐसे थोड़ी चल रहा है, मतलब जंगल चल रहा है, चलो कुश्ती में 1,000 रुपये इनाम रख दिया। 98 का था, कितने में ऑफर करा? 50 में। इसको अभी भी कंपनी 40 रुपए के प्रीमियम पे दे रही है। पर इसे मालूम है, कि चलो हम उसको ऑप्शन दिया कि तुम, और 1 महीने का टाइम, 15-20 दिन का टाइम दिया कि तुम्हें रखना है। अब इसने अगर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया, तो कंपनी ने कितने का लॉस झेला? अगर मैं बोलूं एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू, तो कितना? इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 48 पर शेयर आ जाएगी। इतना लॉस झेला, ठीक है जी। कंपनी फॉलो करती है प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो अब कंपनी क्या करती है, इतना जो लॉस है, और ये एक्सरसाइज, और सुनो, उसके बाद कंपनी क्या करती है, इस शेयर को लॉक इन पीरियड में डाल देती है, 2 साल 3 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते हो। लॉक इन पीरियड में डाल दिया, ठीक है। तो एम्प्लॉय ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया। जैसे ही एम्प्लॉय ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करा, एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल, कंपनी को तो हो गया लॉस। देखिए इसके हिसाब से तो प्रीमियम है, लेकिन उसके हिसाब से चले तो क्या होगा? लॉस होगा। इस लॉस को सेफगार्ड करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक अकाउंट खोलती है जिसका नाम होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज लाइक अ रिजर्व। और ये रिजर्व किस लॉस को कॉम्बैट करने के लिए है? वो लॉस जो मार्केट प्राइस और जो इशू प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को ईएसओपी के अंदर, उसके लॉस को काउंटर करने के लिए होता है। जरा देखें यहाँ आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है। हम पूछते हैं प्रैक्टिकल में, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट का हेड और सब हेड क्या होगा? रिजर्व और सरप्लस में, रिजर्व के अंदर दिखता है ये, ठीक है। नाम बड़ा अजीब सा है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिजर्व। तो क्या लिखा? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व to which difference between the market value and issue price of share issues to employees is credited to a vesting period। वो टाइम पीरियड जिसमें उसको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है वो, इसे क्या कहते हैं आप लोग? ये भी एक रिजर्व की काफी प्रोमिनेंट कैटेगरी होती है, जो कि लोग अक्सर, पता है इसका, नहीं नहीं समझ, इसका ना एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो समझने के बाद ही पता चलता है। ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है, प्रीमियम भी क्रेडिट होता है, मतलब फिर जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ ऐसा करके वो लॉस भी होता है। उसमें से कुछ प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, फिर कुछ इससे खत्म होता है। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सी एंट्री बनती है, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखे के चल रहे हैं उसको। कुछ क्या दिखा रहे थे बताओ? तो पता नहीं। क्या चीज? अच्छा, साउथ इंडियन। ठीक है। तो चलिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। अब एक पॉइंट आया, व्हेन कैन शेयर एप्लीकेशन मनी बी अ करंट लायबिलिटी? भाई, जब इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाए, पैसा वापस करो, 30 डेज के अंदर अंदर वापस करो, 15 दिन के अंदर अंदर वापस करो, ठीक है जी, करंट लायबिलिटी आ जाएगा। और जब इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए, ठीक है, और भाई सुनो, जब इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया और सीधा पैसा वापस करना है, जब इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया और आप पैसे को क्या लेके चल रहे हैं, आगे तक लेके चल रहे हैं, कॉस्ट इन एडवांस की कैटेगरी में लेके चल रहे हैं, तब भी तो हो सकता है वो।
एक्सेस मनी आप अगेंस्ट कॉल लगा रहे हैं तो कॉल से एडवांस ही तो बोलेंगे उसको। अच्छा, और जब क्या होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, तब आपको एसेंशियली क्या करना है, सारा पैसा वापस करना है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर वापस करना है। तब क्या बन जाती है, ये करंट लायबिलिटी बन जाती है। अदरवाइज एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर होती है, शेयर कैपिटल में, और वो एक परमानेंट लायबिलिटी होती है आपके बिजनेस के लिए। चलो आगे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं किसके अंदर, हम लायबिलिटीज वाले पार्ट के अंदर। अभी तक तो हमने रिजर्व्स पढ़े और सरप्लस पढ़े, ठीक है जी। लायबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। लायबिलिटी जो है ना, ये कहता है कंपनीज एक्ट कि व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी, विच इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। पहले जरा जानने की कोशिश करें कि करंट लायबिलिटी क्या क्या होती है। जरा ध्यान से देखिएगा। ये करंट लायबिलिटी वो होती है विच इज एक्सपेक्टेड टू सेटल ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। एवरीबडी इज अवेयर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। आशवी, ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलते हैं। साइकिल पे बैठे उसे ऑपरेट कर दिया, ट्रक पे बैठे ऑपरेट कर दिया, किसको बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल, नंदिनी। हाँ, नहीं नहीं, आप बताओ। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्रॉम बाइंग रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग इट टू फिनिश प्रोडक्ट, सेलिंग इट आउट इनटू द मार्केट एंड रियलाइजिंग कैश, उस साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होता है। ये जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, जो बड़े बड़े पावर जनरेटर सेट बनाते हैं, अभी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने क्या करा था, 2 साल पहले मलेशिया की एक सिटी को इतना बड़ा जनरेटर दिया जो पूरी सिटी के पावर बैंक का काम करता है। मतलब करीब करीब 200-250 करोड़ का था वो जनरेटर, बनाने में 4 साल लग गए उसको। सोचिए, एक पूरी शहर का पावर बैंक आपने बना के दे दिया, उसका ऑपरेटिंग साइकिल तो 4 साल हो गया ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है, वुलन गारमेंट्स, इनका ऑपरेटिंग साइकिल 6 से 8 महीने का होता है। तो जो 15 अगस्त की जो पतंगे उड़ाते हैं उनका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, महीना भर होता है। रक्षाबंधन की राखियों का ऑपरेटिंग साइकिल 1 महीना 1.5 महीने का होता है। समझ पा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है, हर आइटम के उसकी जो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सेल उसके हिसाब से चलता है। तो अब कोई लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कब कहलाएगी, जब वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हम पे कर रहे हो, चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे 12 महीने का हो, चाहे 4 साल का हो। और अगर वो नहीं है तो विद इन 12 मंथ, दैट्स द स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमें पे करना, वो विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग भी हो, अगर खरीदना बेचना मैन्युफैक्चरिंग उस पर्पस से हो, ये नहीं कि रख लिया अपने पास संभाल के शुरू में, वो नहीं। और कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है उसकी पेमेंट को डेफर करने का, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा कि भी आप पेंगे नहीं करेंगे। जैसे मान लो कई बार क्या करते हैं, किसी लायबिलिटी में कोई लोग कोर्ट का स्टे ले आते हैं और फिर वो रुक जाती है पेमेंट, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखें यहाँ पर कि ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में मैं अभी बता ही दिया था। ये आपकी आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट बना, उसको देखिए आप। आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, 3 महीने के लिए रखा, फिर आपने उसको फिनिश गुड में 4 महीने लग गया, फिर आपने उसको इन्वेंट्री के रूप में रख लिया, 2 महीने रख दिया, फिर 4 महीने में उसको बेच दिया, फिर पैसा रियलाइज हुआ, फिर कैश है बैंक। टोटल जो है आपके पास यहाँ पर क्या, 13 महीने का क्या बन गया, ये ऑपरेटिंग साइकिल बन गया, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन लेके, अच्छा, एक इलस्ट्रेशन लेके चल रहा हूँ। यहाँ देख, हाँ बोलो। ये चैप्टर जो है, वैसे तो इससे एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इस चैप्टर का इफेक्ट जो है रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत भयंकर तरीके से पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली उन 2 चैप्टर के लिए हम बेस तैयार कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे स्कूल्स में इस चैप्टर को हवा हवाई बना के उड़ा दिया जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन तू देख रहे हो ना कितनी डिटेल चीजें इसके अंदर हैं। दैट गिव्स यू मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी व्हेन यू आर गोइंग टू डील रेशियो के कंपोनेंट और किसके कंपोनेंट, कैश फ्लो के, इसलिए मैं इसे बहुत डिटेल में कराता हूँ। अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन 1 आई है आपके पास, जरा इसे पढ़ के देखते हैं ये क्या चीज है। इलस्ट्रेशन 1, कैन यू सी दिस ऑन पेज नंबर, इलस्ट्रेशन 1 जो है पेज नंबर 1.16 पर है। देखिए जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है या नहीं है। देखिए जरा हेडिंग में देखिए, पहली हेडिंग क्या लिखी है, इस तरह बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग इलस्ट्रेशन 1 के सोल्यूशन में, ये उसमें ही लिखी हुई है। नहीं नहीं, और देखिए इसके बाद क्या था यहाँ, टाइम पीरियड वगैरह लिखा हुआ है ना, वो तो देखो। हेडिंग, ऑपरेटिंग साइकिल इन मंथ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, हाँ, पेमेंट पीरियड इन मंथ, ये भी लिखा हुआ है।
और 12 मंथ्स में अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, 12 मंथ में अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला केस क्या था बताइए। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? 10 मंथ। व्हाट इज पेमेंट पीरियड? 8 मंथ। तो 12 महीने को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। भाई ऑपरेटिंग साइकिल से कम है ये पेमेंट पीरियड, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये क्या कहलाएगा? करंट लायबिलिटी कहलाएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग? नंबर 2 पे आ जाइए, बताइए क्या है। 10 है ऑपरेटिंग साइकिल, पेमेंट पीरियड कितना है? अब आप देखिए कि ये ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड चला गया, लेकिन लेकिन अब हम लगाते हैं ये चेक, दूसरा चेक, क्या ये 12 महीने के बियॉन्ड भी चला गया? नहीं गया। अगर आपका पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल को एक्सीड कर रहा है, तब आप एक दूसरा टेस्ट लगाइए, क्या ये 12 महीने के बराबर या उससे ज्यादा है? 12 महीने से ज्यादा है? नहीं है ना 12 महीने से ज्यादा। अरे भाई 12 12 के बराबर है, ज्यादा कहां से हो गया? हाँ, मैंने बोला बराबर है, ज्यादा तो नहीं है ना ये। नहीं है तो स्टिल इट इज अ करंट लायबिलिटी। नंबर 3 पे आ जाइए, क्या लिखा है? ऑपरेटिंग साइकिल 10 है और पेमेंट पीरियड कितने महीने का है? हाँ, 15 मंथ्स का। अब जरा देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जा रहा है और 12 महीने के भी बियॉन्ड जा रहा है। नाउ इट इज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी। इसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो नॉन करंट लायबिलिटी होने के लिए आपको दो सिचुएशन पूरी करनी है। इट शुड बी एक्सीडिंग ऑपरेटिंग साइकिल एंड इट शुड बी एक्सीडिंग 12 मंथ। अगला देखिए क्या है, नंबर 4। व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, 18 महीना है, ठीक। और पेमेंट पीरियड 15 महीने का, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, तो मुझे 12 मंथ का टेस्ट नहीं लगाना है। इट इज व्हाट? करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट पे चलिए, नंबर 5 क्या है बताइए? 18 महीना और 24 का पेमेंट है। अब अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो मुझे 12 महीने का टेस्ट लगाना पड़ेगा, ये उससे भी ज्यादा है। अब क्या बन जाएगा ये आपके लिए? नॉन करंट लायबिलिटी। और भी है कुछ? हो गया। सो यू अंडरस्टूड कि करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी आप कैसे पहचानेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने, इनके बीच में रखकर आप इसको देखते हैं। ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? बोलिए। यस सर। ये वाला, अगर ये पेमेंट पीरियड इससे कम है तो ये ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये करंट लायबिलिटी कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, नंबर 6। अगर ऑपरेटिंग साइकिल है 24 मंथ्स का और ये है आपका 18 महीने का, तो मुझे ये टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इससे कम है। ऑपरेटिंग साइकिल से कम अगर पेमेंट पीरियड है तो इट इज ऑब्वियसली योर करंट लायबिलिटी। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल 24 महीने का, पेमेंट पीरियड 25 महीने का, ये से ऊपर निकल गया। फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्या ये 12 महीने से भी ऊपर है, तो इट इज नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी होने के लिए आपको इससे भी ज्यादा होना पड़ेगा और इससे भी ज्यादा होना पड़ेगा, तब आप नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अब आप देखिए इस केस में, इस वाले केस में, यहाँ इस वाले केस में, ये जो था इससे तो ज्यादा था, यहाँ तो गई नहीं, लेकिन इससे तो कम है ना ये, तो करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में चला गया। बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, गॉट इट? ठीक है। इतना उदास का है, कर दूंगा थोड़ी देर में छुट्टी। बेटा बस ही चलाओगे तुम फिर? सही है ना? कंडक्टर ही करोगे अच्छे से। आइए, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। करंट लायबिलिटी के लिए कौन कौन कोई, सब कुछ ठीक है यार, प्लीज सुबह सुबह मत करो बातें ऐसी। आइए देखें जरा, अब हम शुरुआत करते हैं। करंट लायबिलिटी पढ़ लिया, तो जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो क्या आपके लिए? नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी डेफिनेशन है। आइए अब देखते हैं जरा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, देखो लिखा है ना यहाँ पर, नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटी, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन आप एग्जाम में वो डेफिनेशन लेके नहीं चलेंगे। क्या क्या चलता है? शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है आपसे कि इसकी 4 कैटेगरीज हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम नहीं पढ़ेंगे, उस सिलेबस का पार्ट है, हमने शुरू शुरू में कंपनीज एक्ट के टाइम पे बताया था आपको। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है।
ठीक है जी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कब बोलेंगे उसको? जब वो बियॉन्ड 12 मंथ्स हो या बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस स्टडीज में जो लायबिलिटीज होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है 1 साल से कम, मीडियम टर्म 1 साल से 5 साल, और 5 साल से बियॉन्ड क्या चली जाती है, लॉन्ग टर्म चली जाती है। बिजनेस स्टडीज में होता है ऐसा, अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता। अकाउंटेंसी में दो है, करंट या नॉन करंट। लेस देन अ ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, करंट। बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल और बियॉन्ड 12 मंथ, नॉन करंट। बस ऐसा चलता है। तो देखिए, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस किस हेड के अंदर आ सकती है? डिबेंचर आ सकते हैं ये 1 साल से ज्यादा के लिए, बॉन्ड हो सकते हैं 1 साल के ज्यादा के लिए। डिबेंचर और बॉन्ड में फर्क क्या होता है? डिबेंचर में होता है कूपन रेट, बॉन्ड में कूपन रेट नहीं होता है। कूपन रेट मतलब परसेंटेज। डिबेंचर इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट पे हो सकते हैं। बॉन्ड्स एसेंशियली इशू किस पे होते हैं? डिस्काउंट पर। इसीलिए इन्हें जीरो कूपन रेट भी बोलते हैं और डीप डिस्काउंट भी बोलते हैं। टर्म लोन, टर्म लोन बेटा समझना, अगर लिखा है शॉर्ट टर्म लोन तो वो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गई। लेकिन अगर टर्म लोन लिखा है इसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन। अंडरस्टैंड? अगर सिर्फ टर्म लोन लिखा हुआ है तो उसको हम लॉन्ग टर्म लोन बोलेंगे। पब्लिक डिपॉजिट, अच्छा एक और चीज समझना। अभी अभी कुछ देर में क्या आएंगे, कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे यहाँ पर। एक हम बोलेंगे क्या? पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट। फिर सिर्फ बोलेंगे डिपॉजिट। फिर हम बोलेंगे क्या? फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट बोलेंगे। और फिर बोलेंगे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड टर्म्स है। ये जो दो टर्म्स हैं, ये लायबिलिटी से रिलेटेड है, ये दो टर्म्स है एसेट से रिलेटेड है। कुछ बता सकता हूँ मुझे क्या होती होंगी ये ऊपर वाली दो टर्म्स जो है ये लायबिलिटी से रिलेटेड हैं, और जो नीचे वाली दो टर्म्स हैं ये क्या है? एसेट से रिलेटेड है। कैसे है, किसी को कुछ आइडिया बताओ? और यहाँ लेते हैं। ये वाला सुनो, नहीं ये काफी हद तक ठीक है लेकिन पूरा आंसर ठीक नहीं है। ऑनलाइन कोई बोलेगा पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर तो फिर भी सिक्योर्ड होते हैं ना। भाई एक व्यक्ति बहुत अमीर है, बाकी लोग चाहते हैं कि वो अमीर है तो हम भी अमीर बने इसके साथ रह के। तो कहते हैं भाई हमें अपनी कंपनी के शेयर दे दे। कहता नहीं देता। नहीं, क्यों दूं? वाई शुड आई डाइल्यूट माई ओनरशिप? हम कहते चलो डिबेंचर ही दे दो। कहते यू आर नॉट वर्दी ऑफ डिबेंचर, तुम्हारी डिबेंचर के लायक भी नहीं है, दफा हो जाए से, नहीं देते हम तुम्हारे डिबेंचर। हम कहते भाई ऐसा कर, हमारा पैसा रख ले, इन्वेस्ट कर दे, बढ़ जाए तो दे दियो वरना वही वापस कर दियो। डिबेंचर में तो फिर भी मॉर्टगेज कोलेटरल जाती है ना। पब्लिक डिपॉजिट में कोई मोलेटर क्या मॉर्टगेज और कोलेटरल नहीं जाती है। आप अपने रिस्क पर कंपनी को पैसा पकड़ा रहे हो, उसे पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है उसको। बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन होता है, हाईली रिस्केबल होता है, लेकिन क्योंकि कंपनी की मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं उसको, ऊपर वाला। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डिपॉजिट बोलेंगे। पब्लिक डिपॉजिट शब्द लगेगा लॉन्ग टर्म के लिए, डिपॉजिट शब्द लगेगा शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। हाँ, पॉइंट नहीं है, कंपनीज एक्ट ने दे रखी है डेफिनेशन, मैं क्या करूं? बिल्कुल करते हैं भाई। अरे लोग चाहते हैं कि दूसरों की मेहनत से कमा के खाएं। पुराने जमाने में क्या होता था, सुनो सुनो, मैं आई जस्ट टेल यू। एक व्यक्ति है जिसका बिजनेस बड़ा अच्छा होता था। देखो, आपको शायद मालूम नहीं है, जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, ये बैंकिंग सिस्टम हमारे इंडियन सिस्टम में तो काफी पहले से था, लेकिन यूरोप और अमेरिका में जो आया वो रोचेस्टर फैमिली के थ्रू आया। सुना है किसी ने रोचेस्टर फैमिली का नाम? यूज लोग हैं ये। वर्ल्ड की बैंकिंग पे कब्जा है इन लोगों का। जरा सर्च करके देखिए अभी, रोचेस्टर फैमिली। दे वर द फोर फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। रोचेस्टर फैमिली देखो जरा, पता चलेगा आपको। कौन है, नहीं पता ना? कौन है ये लोग? हम्म।
भाई ये जो रोचेस्टर फैमिली है ना, ये इतने छुपे हुए लोग हैं, मतलब दुनिया में लोग फू फा कर रहे थे, अंबानी अंबानी, और ये क्या कहते हैं तुम्हारे बिल गेट्स हो गया और एलोन मस्क वगैरह, सब कुछ भी नहीं है, पानी भरते हैं इनके आगे ये लोग। देखो रोचेस्टर फैमिली देखिए आप, सुनो, ये 1950 में तो इनकी ऑफिशियल ऑफिशियल फॉर्मेशन बोली है इन लोगों ने। कितना बता रहे हैं इनकी नेटवर्क, देखो जरा कितना बताया बस। अबे यार दिख नहीं रहा इसमें, कितनी वेल्थ बोली है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, इधर से दिख रहा होगा किसी को, ऑनलाइन वालों दिख रहा है, यस सर। ऑनलाइन में। यस कितनी सर। नेटवर्थ है इनकी, 500 डॉलर, 500 ट्रिलियन, सुन रहे हो। हम, हमारी इकोनॉमी क्या बनने वाली है, कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है हमारी। नहीं नहीं, हमारी, हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या सपना है, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी देश को बनाएंगे। ये फैमिली क्या लिए बैठी है देखो, 500 ट्रिलियन डॉलर लेके बैठी है। सुना है इसके बारे में, कभी नहीं सुना, नहीं है। देश, कितने देश होंगे उठा के रख लेगी, ठीक है। कितनी अमीर फैमिली है, वर्ल्ड की बैंकिंग सिस्टम में कब्जा है इनका। बहुत लो प्रोफाइल, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं लोग, बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल। नहीं, अबे नहीं, हाँ, ROCHESTER, बेटा समझ ले। इन इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का, मतलब बहुत पहले जब जर्मन्स का भी जन्म नहीं हुआ था, जूस वगैरह उस तरह, तब इन लोगों ने वहां पर यूरोप के बहुत ही छोटे सब कंटिनेंट में अपना अपना अपने थोड़ा से वेल्दी इन्फ्लुएंशियल थे, बाकी लोगों से पैसा लेते थे, उनके पैसे को घुमाते थे, उनको थोड़ा थोड़ा रिटर्न करते थे। ऐसे करते करते इन्होंने बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी। तो मॉडर्न बैंकिंग के ये लोग क्या कहते हैं, फोर फादर कहलाते हैं। कब्जा है इनके बैंकों में अच्छा खासा। लेट्स कम टू द पॉइंट, आगे चलते हैं। चलिए, तो सुनो, ये बात कहाँ, बोलना है कुछ। अरे ये तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, 500 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ लेके बैठे हैं लोग, 500 ट्रिलियन डॉलर की, ध्यान से देखो जरा, 500 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ है इनकी। हाँ बिल्कुल है, 2023 का था फोर्ब्स का रिकॉर्ड। सुनो, टर्म लोन क्या हुआ भाई, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिए, पब्लिक डिपॉजिट किया लॉन्ग टर्म के लिए, और अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर स्पेसिफाइड है। और आपने ये तो पढ़ ही लिया था, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, वो भी इसी के अंदर कैटेगरी में चला जाता है। डिवेंचर आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किया तो भी आएगा, पैसे के लिए इशू किया तो भी आएगा, और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जब आप जनरल एंट्री लिखते हैं तब आएगा। ये ट्रीटमेंट हम आपको इशू ऑफ डिवेंचर में बता चुके हैं, इसको लेके नहीं चल रहे हैं। अच्छा, अब बारी आती है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। बोलिए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। आपका डिवेंचर 5 साल में रिडीम होना है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपका डिवेंचर, आपके पास 50,000 डिवेंचर्स हैं, जो कि 31 मार्च, आपने 1/4/2021 को इसको इशू किया था, 31 मार्च 2023 से इनका रिडम्पशन शुरू हो रहा है। कितने रिडम्पशन, 40-10,000 का डिवेंचर। अब मुझे बताइए, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने हैं, 50,000 डिवेंचर। एवरीबडी इज ओके विद दिस। अब मुझे बताइए कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, ध्यान से देखना, नॉन करंट लायबिलिटी में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगे वो दिखेंगे 40,000 के, और करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में जो दिखेंगे 10,000 के दिखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्यों, क्योंकि वो डिवेंचर जो विद इन 12 मंथ रिडीम होने वाले हैं, उनका स्टेटस लॉन्ग टर्म से घट के क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म हो जाता है। दे आर ड्यू फॉर रिपेमेंट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में क्या कहलाएंगे वो, करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे ना। ये होती है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट।
और उन पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी। तो किस कैटेगरी में डाला जाता है इनको? देखिए अपने नोट्स में किस कैटेगरी में डाला गया इसको। कैन यू सी दिस? ये देखिए क्या बोला गया, पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग मे बिकम ड्यू फॉर रिपेमेंट विद इन 12 months। ठीक है जी। और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, इन सच ए केस, ये ड्यू हो जाते हैं रिपेमेंट शोड अंडर मेजिंग हेड क्या, करंट लायबिलिटीज, सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। किस नाम से? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के नाम से शो किया जाता है। क्लियर है जी? और जो अच्छा, अब फिर क्या होगा, अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 20,000 रिडीम होने वाले होते हैं तो आउट ऑफ 20, 20 दिखेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, 20 पड़े रहेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। फाइनल ईयर में सारे के सारे रिडीम हो रहे हैं, तो उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या बोले जाएंगे, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं रहेगा। तो जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं और जब हम करंट रेशियो पढ़ रहे होते हैं, तो क्वेश्चन आता है, करंट रेशियो मतलब करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है, मतलब बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ा रहा अभी मैं। और लिखते हैं कि डिबेंचर्स रिडीम्ड इन अ करंट ईयर, व्हाट इज द इफेक्ट इन करंट रेशियो? बच्चा बोलता है नो इफेक्ट। उसे लगता है कि डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म था और करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में कोई लेना देना नहीं है, तो ना ना न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट, ना डिनोमिनेटर में, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। उन्हें ऐसा लगता है, या उनको लगता है कि डिबेंचर रिडीम हो गए तो कैश कम हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन भाई समझो, जो डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन है वो तो ऑलरेडी करंट लायबिलिटी का पार्ट बने हुए हैं। तो क्या होगा, पैसा जाएगा तो करंट एसेट्स कम होगी, और अगर डिबेंचर रिडीम होंगे तो करंट लायबिलिटी कम होगी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फर्क पड़ता है। लेकिन उस समय पर बच्चे उसे कॉम्प्रिहेंड ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा होता। उन्हें लगता है कि डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो पे हो रही है तो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कम हो रही है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज नॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी को तो इफेक्ट ही नहीं करेगी वो। सो दे आर रॉन्ग इन दैट सेंस। तो जब डिबेंचर रिडीम होते हैं, इसका मतलब वो ऑलरेडी क्या बने हुए हैं, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या बढ़ के पड़े हुए हैं, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बनकर पड़े हुए हैं। गॉट इट? ये ध्यान रखेंगे तो ये रेशियो में काम आएगा कंसेप्ट हमारा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स को नहीं पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल से। आ, इसके बाद चले आते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। आज ट्रेड पेबल, अगर ट्रेड पेबल 12 महीने से या ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं उनको, अदर लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाते हैं वो लोग। ठीक है। ऐसे ही ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आते हैं, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन है। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके हिसाब से जो ट्रेड पेबल होते हैं वो 6 महीने से ज्यादा के नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। क्रेडिटर आपके हो सकते हैं लंबे पीरियड के लिए, अगर क्रेडिटर 1 साल के अंदर अंदर पे हो रहे हैं तो क्या है वो, तो भाई अदर करंट लायबिलिटीज हैं वो। ठीक है। और अगर वो 1 साल के बियॉन्ड जा रहे हैं तो क्या बन जाएंगे वो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बनते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए नीचे, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, याद है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आया था। अगर डिबेंचर किसके अंदर पड़ा हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, तो ये किसका पार्ट बन के दिखेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और डिबेंचर पड़ा हुआ किसके अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर, तो किसका पार्ट बन के दिखेंगे ये, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट। गॉट इट? भाई डिबेंचर के साथ प्रीमियम चलता है ना, याद है मैंने रिडम्पशन की एंट्री करके दिखाई थी आपको, डिबेंचर डेबिट प्रीमियम डेबिट। तो डिबेंचर अगर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है तो प्रीमियम भी किसका पार्ट बन के दिखेगा, नॉन करंट में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट बन के दिखेगा। लेकिन डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन है तो किसका पार्ट है वो, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो जो उस पर जो ये प्रीमियम है वो भी किसका पार्ट दिखेगा, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट दिखेगा। ऐसे प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये भी दिखता है। बारी आई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जरा देखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या क्या आता है। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, ठीक है जी, और प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, और प्रोविजन फॉर ऑन लीव। ये जरा समझ लीजिए क्या होते हैं। एयर कंडीशनर वाली कंपनीज देखी हैं आपने, नाम बताओ जरा, एसी एसी बनाने वाली कंपनियों के नाम क्या होते हैं। ओ जनरल हो गया, सैमसंग हो गया, हायर हो गया, हिताची हो गया, वोल्टास हो गया, एलजी हो गया, बहुत सारे हैं। ये क्या करते हैं, आपको 1 साल की वारंटी देते हैं, मैन्युफैक्चरर वारंटी, ठीक है जी, और 4 साल की 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं, और आपसे पैसा ले लेते हैं। ले लिया।
अब मुझे बताइए कि कंपनी हर साल एयर कंडीशनर बना रही है, जो एक साल, छोड़ दो एक्सटेंडेड वारंटी, नॉर्मल वारंटी की बात करो, एक साल के अंदर अंदर अगर एसी को कुछ भी हुआ, कॉइल खराब हो गई उसकी, कुछ भी कंप्रेसर वम्प्रेसर खराब हो गया, कंपनी फ्री में बदलती है उसको आके। अब कंपनी अगर उस रिप्लेसमेंट के लिए फंड इकट्ठा करके नहीं रखेगी तो कंपनी तो क्राइसिस में चली जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, प्रोविजन फॉर वारंटी बना लेती है। अब ये प्रोविजन फॉर वारंटी एक साल के लिए तो होगा नहीं, आपकी कंपनी प्रोडक्ट हर साल बनाती रहेगी, और प्रोविजन फॉर वारंटी क्या चलता रहेगा, एग्जिस्ट करता रहेगा। ये किस तरह का प्रोविजन बनता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनता है। गॉट इट? इज दैट ओके? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्यों बनता है, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूड फीचर इन केस ऑफ अ कंपनी। अच्छा, ग्रेचुइटी किसे कहते हैं जरा समझिए। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में 5 साल तक काम कर लेता है, और 5 साल के बाद जब उस कंपनी को छोड़ के जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मूला बना रखा है, तुम्हारी लास्ट सैलरी इनटू कुछ मल्टीप्लायर फैक्टर होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकलेगा, और उसके हिसाब से 5 साल से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतना कंपनसेशन आपको क्या करना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। तो जितने भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर कोई भी एम्प्लॉय 5 साल के बाद चला जाता है, तो आपको ग्रेचुइटी की पेमेंट उसे करनी पड़ेगी। पैसा कहाँ से आएगा, क्या बना के चलते हैं आप, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बना के चलते हैं। ऐसे उनकी सैलरी से नहीं काटते, कंपनी अपने प्रॉफिट से देगी वो, कुछ नहीं कुछ नहीं ना। एक और होता है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता हूँ, सुनो। तो हमें एज ए टीचिंग स्टाफ को 10 अर्न लीव मिलती है, 8 कैजुअल लीव मिलती है, कुल मिलाकर एक साल में 18 छुट्टियां होती हैं। अगर हम 8 छुट्टी लेते हैं, ठीक है, 10 छुट्टियां लेते, अगर हम वो 10 छुट्टियां नहीं लेते हैं, तो वो हमारी एक्यूमुलेट हो जाती है, उसे कहते हैं अर्न लीव। मतलब वो छुट्टियां नहीं लोगे तो तुम्हें कंपनी पैसा देगी उसके बदले में। कब? जब तुम छोड़ के जाओगे। तो क्या करते हैं लोग, देर आर मेनी एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो कि क्या करते हैं, छुट्टियां नहीं लेते। मेरे फादर की 41 ईयर की सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस थी, 19 साल की उम्र में उनकी सरकारी नौकरी लग गई थी। अच्छा जी, वो कोई छुट्टी नहीं लेते थे, मतलब ही नहीं छुट्टी लेना है। 9 बजे का ऑफिस होता था, 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे, बस ऐसी। लेट आना उन्हें पसंद नहीं था, ठीक है। और जब, और उससे उनके सबॉर्डिनेट बड़े परेशान रहते थे कि भाई बॉस तो पहले पहुंच जाते हैं, अब हम क्या करें। वो कहते थे चिल रखो, तुम अपने टाइम पे आओ। वो अपना आके, जब तक लोग अपना अलसाए चाय कॉफी पी के फ्री होते थे, तब तक वो आधा काम खत्म कर लेते थे अपना। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव गाय इन द ऑफिस, एंड दैट इज व्हाई ही ज्वाइंड एज ए पीएन, रिटायर्ड एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर। सोचिए आप, पीएन की नौकरी पे लगे थे, और 6 महीने में, साल में, 2 साल में ऐसे प्रमोशन लेते चले गए। जबकि एक पीएन जो होता है हेड क्लर्क में रिटायर हो जाता है, पहुंचता भी नहीं है, सो फास्ट। एनीवे, तो उनकी लाइफ में जब वो रिटायर हुए, उनकी करीब करीब 800 अर्न लीव इकट्ठा थी, 800 अर्न लीव इकट्ठा थी। जबकि वो क्या करते थे, कई बार 2-2 महीने की छुट्टी ले लेते थे। फिर भी सरकार का रूल है, जब आप रिटायर होंगे, आपकी 365 डेज की अर्न लीव एनकैश होगी। कैसे एनकैश होगी, जो आपकी लास्ट सैलरी है, लास्ट मंथ की सैलरी है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपको अर्न लीव का एनकैशमेंट देंगे। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली, मैं दिखा देता आपको, मेरे पास पीडीएफ है। सुपीरियर मस्ट एनकरेज हिज सबॉर्डिनेट टू टेक फ्रीक्वेंट लीव्स। सोचिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है। प्राइवेट में क्या होता है, अ सुपीरियर मस्ट डिस्करेज हिज सबॉर्डिनेट टू टेक फ्रीक्वेंट लीव्स। इसका रीजन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इज एन आइडियल एम्प्लॉयर। वो कहती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर इंटरवल और ब्रेक पे भेजिए। सरकार क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को ब्रेक पे जाने के लिए लीव ट्रेवल कंसेशन भी देती है। जाओ भैया, तुम अगर तुम्हारी जो कैटेगरी है, रेल की कैटेगरी है, एयरफ्रेट की कैटेगरी है, जो जाओ घूम के आओ। सरकार पैसे भी देती है साल में 2 बार का, एलटीसी बोलते हैं उसको, लीव ट्रेवल कंसेशन। होटल के स्टे का देगी, गाड़ी का किराया देगी, घूमने फिरने का देगी, सब खाने का नहीं देगी बस। वो भी तुम दामाद बन के खाओगे सरकारी, वो नहीं देगी। आने जाने का जो भी लगेगा देगी। पैदल चलने का भी पैसा देती है सरकार उनको, रूल्स के हिसाब से। मतलब अगर आप पैदल चल रहे हैं किसी एरिया में, वॉकिंग अलाउंस भी देती है आपको घूमने फिरने के लिए। अब आप मुझे बताइए, आपका एम्प्लॉय रिटायर होगा,
उसने खूब सारी छुट्टियां बचा रखी हैं, तो जब वो रिटायर होगा तो आपको छुट्टी का एनकैशमेंट कराना पड़ेगा ना उसको। कहाँ से आएगा पैसा? ये क्या कहलाता है आपके लिए? दिस इज व्हाट, ये कहलाता है क्या? देखिए क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर अर्न लीव कहते हैं इसको। ठीक है, प्रोविजन फॉर अर्न लीव कहते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर ग्रेचुटी पेबल है तो किस कैटेगरी में जाएगा? ग्रेचुटी पेबल अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा। पेबल शब्द का मतलब क्या है? विद इन, विद इन ईयर या 12 महीने में पे करना है। ठीक है, अर्न लीव पेबल शब्द आ जाएगा तो कहाँ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन सिर्फ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी आया, जब प्रोविजन फॉर अर्न लीव आया तो कहाँ जाएगा? ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, आइए जरा देखिए करंट लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं, बस फाइंड अप कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटीज हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग वही है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड। जैसे हमने अपने किसी फ्रेंड से बोला कि भाई मुझे 2 लाख की जरूरत है, उसने कहा भाई ले जा, वापस कब करेगा? तेरी मर्जी है जब वापस करना, लेकिन जब मैं मांगू तब मुझे वापस कर देना। हमने सामने वाले से पैसा लिया, मैं चाहे 1 महीने में मांगू, चाहे 3 महीने में, चाहे 5 में मांगू, मुझे जब जरूरत होगी भाई मुझे वापस कर देना। हमने कहा हाँ मेरी तो 1 दिन की जरूरत है, मैं तुझे अगले महीने तक वापस कर दूंगा। ये होता है लोन रिपेबल ऑन डिमांड। तूने लोन ले लिया, उसका रिपेमेंट कब होगा? जब सामने वाला मांगेगा तब हो जाएगा। बोले 1 साल के अंदर अंदर कभी भी मांगू दे देना, वरना 1 साल के बाद वापस कर देना, ऐसा करके। बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट, ये भी क्या है आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अरे बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ओवरड्राफ्ट होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहलाता है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट पढ़ ही चुके हैं हम लोग। लोन रिपेबल विद इन 12 मंथ एंड ऑपरेटिंग साइकिल। अब बारी है डिपॉजिट्स। क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने? क्या पढ़ा था? पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या था भाई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग था। डिपॉजिट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। इज इट क्लियर? अदर लोन्स एंड एडवांसेस। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रेड पेबल जानते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल होते हैं ये। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। याद है पार्टनरशिप में मैंने पढ़ा था पार्टनर्स का लोन अकाउंट, और मैंने बताया था इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। आपका और लोन का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग है। ठीक है, आपका लोन का टाइम पीरियड आ गया लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। लोन चलेगा आपका जुलाई तक, जुलाई से, और आपकी बुक्स क्लोज हो रही है मार्च में। तो मार्च में जब आप क्लोज करेंगे तो 9 महीने का इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। और जब अगले 3 महीने अगले साल जुलाई में क्या हो जाएगा? ड्यू एज वेल एज एक्रूड एज वेल एज ड्यू हो जाएगा। तो ये वो दोनों चीजें बोल रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू और इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, दोनों किस कैटेगरी में चले जाते हैं? अदर करंट लायबिलिटी में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड, ठीक है जी, अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड। डिविडेंड आपने डिक्लेयर करे, सामने वाले ने क्लेम ही नहीं करे, मेल ही नहीं देखी उसने अपनी, तो क्या कहलाएगा वो? करंट लायबिलिटी। जब मेल देख लेगा हमें देना पड़ेगा उसको। ये क्या है? अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बट रिमेन अनपेड बाय शेयर होल्डर्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है। हाँ, होने वाला तुम्हारी है क्या? अनपेड मेच्योर डिपॉजिट उस पर इंटरेस्ट, अनपेड मेच्योर डिबेंचर उस पर इंटरेस्ट, और कॉल्स इन एडवांस। कोई भी पेबल, अब जरा इधर देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नीचे देखिए जरा, अदर पेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसे भूल जाते हैं। यहाँ देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड पेबल, क्या होता है प्रोविडेंट फंड? आप अपनी एम्प्लॉय को जब सैलरी देते हैं ना, उसकी सैलरी में से कुछ पैसा अपने आप निकालते हैं उससे, और कुछ खुद कंट्रीब्यूट करके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जमा करा देते हैं। ये कहलाती है आपकी, और ये आपको हर महीने करना होता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेबल, पेबल शब्द अगर आ गया तो मतलब करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा वो। ऐसे ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पेबल, आप क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ये समरविल स्कूल के सामने देखेंगे आप लोग, पूरी लाइन है ऑफिस, सरकारी ऑफिस की। इनकम टैक्स का है, कोस्ट गार्ड का है, ईएसआई का ऑफिस है, और वो लाइट हाउस का ऑफिस है, सारे लाइन में ऑफिस बने हुए हैं। वहाँ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। वहां पर उनको क्या कहते हैं? मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। ये भी आपको सरकार को, ये भी उनको पे करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी। बट शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो हो रहे ना, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट,
प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजन। और लायबिलिटी प्रोविजन में मैंने डिफरेंस बताया था, लायबिलिटी में अमाउंट और नेचर दोनों बिल्कुल क्लियर होता है, प्रोविजन में नेचर क्लियर होता है लेकिन अमाउंट क्लियर नहीं होता, उससे प्रोविजन प्रोविजन चार्ज होता है, लायबिलिटी प्योर लायबिलिटी होती है। अब आप देखेंगे ना एग्जांपल ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब क्या है आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो अब आप अगर अपनी बुक में इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो लायबिलिटीज वाला पोर्शन हमने अच्छे से खत्म किया। अगली में हम एसेट्स को और इनकम स्टेटमेंट को पूरा करेंगे एक 2 घंटे की क्लास लेके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। और विशिंग अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बट डोंट पोस्ट एनी मैसेज इन द क्लास ग्रुप। क्लास ग्रुप पे दिवाली के मैसेज नहीं डालेंगे, ठीक है।